लॉयर जोनाथन हार्कर से, जो ट्रांसिल्वेनिया जाता है काउंट ड्रैकुला के कासल में। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे जोनाथन को समझ आता है कि ड्रैकुला एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ड्रैकुला फिर अपना सफर करता है इंग्लैंड की तरफ, जहां उसकी पहली शिकार बनती है लूसी। लूसी की हेल्थ बिगड़ती है और उसके दोस्त हेल्प के लिए बुलाते हैं डॉक्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग को। तब रिवील होता है कि लूसी एक वैम्पायर बन चुकी है और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है उसके ही फियोंसे आर्थर होमवुड के हाथों। ड्रैकुला का नेक्स्ट टारगेट बनती है मीना, जो कि जोनाथन की वाइफ थी। ड्रैकुला अपना खून उसके वेन्स में डालकर मीना को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन मीना खुद एक इंपॉर्टेंट लिंक बन जाती है, यानी कि हिप्नोसिस के जरिए वो ड्रैकुला के मूव्स ट्रेस करती है। आखिरी बैटल होती है ट्रांसिल्वेनिया के माउंटेन्स में। अब्राहम वैन हेल्सिंग और उनका ग्रुप ड्रैकुला का सामना करते हैं। एक ब्रूटल फाइट के बाद क्विंसी मॉरिस समाप्त होता है और फाइनली ड्रैकुला को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मीना बच जाती है और ग्रुप ड्रैकुला के कर्ज को खत्म कर देता है, या कम से कम वो सोचते हैं कि कर्ज खत्म हो गया है। तो अब्राहम्स बॉय की कहानी ड्रैकुला के समाप्त होने के 18 साल बाद की है, यानी ये कहानी 1915 में सेट है इन द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। वैसे एक पॉसिबल मिस्टेक और फ्रीडम ऑफ चॉइस और लिबर्टी है फिल्म मेकर्स की, क्योंकि भले ड्रैकुला नोवेल 1897 में आई थी, जहां से 18 साल बाद 1915 ही होता है, लेकिन ड्रैकुला वाले इवेंट्स एक्चुअली में डायरी नोट्स के रूप में थे, जो कि 1890 के दौरान हुए थे, और ड्रैकुला खुद नवंबर 1890 में समाप्त हुआ था। तो उसके समाप्त होने से 18 साल बाद ईयर आता है 1908 या फिर 1909 भी हो सकता है। तो हाँ, ये कंटिन्यूटी एरर हो सकती है, या फिर एज आई से लिबर्टी फ्रॉम फिल्म मेकर्स। जो भी हो, इसे इग्नोर करके हम कहानी पे आते हैं। तो यहाँ हम एक औरत को अकेले चल के कहीं जाते हुए देखते हैं। ये लेडी काफी थक चुकी थी और कोई भी घुड़सवार उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था टू द नियरेस्ट टाउन। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और औरत को ऐसा लगता है मानो कोई उसके आसपास है। तभी एकदम से एक काले केप और वस्त्र पहना आदमी इस औरत पे हमला कर देता है और सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हमें एक सेक्लूडेड सा घर दिखाया जाता है, जहां अब्राहम वैन हेल्सिंग रह रहा है विद हिज फैमिली। ये जगह जनरल टाउन से काफी दूर है और इस जगह के आसपास कुछ नहीं है। अब्राहम की पत्नी और कोई नहीं बल्कि मीना है। जी हाँ, दिस इज शॉकिंग, क्योंकि ओरिजिनल ड्रैकुला नोवेल के अंत में मीना जोनाथन हार्कर के साथ थी, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की पत्नी है, यानी कि जोनाथन हार्कर अब इस दुनिया में नहीं है। जोनाथन के साथ क्या हुआ, इस पे हम थोड़ा बहुत थियरी सेक्शन में चर्चा करेंगे। फॉर नाउ हम समझ पाते हैं कि मीना और अब्राहम के 2 बच्चे भी हैं, जहाँ बड़े वाले लड़के का नाम मैक्स है और छोटे वाले लड़के का नाम रूडी है। मैक्स और रूडी एक दूसरे से काफी अलग है। आई मीन मैक्स फिजिकली काफी स्ट्रांग है, लकड़ियां काटता रहता है, काम एंड कंपोज्ड है, लेकिन मेंटली वो उतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे बात पढ़ाई की हो या इन जनरल मेंटल अवेयरनेस की। इनफैक्ट मैक्स अपने पिता पे आंख मूंद के भरोसा करता है। वहीं रूडी एक स्क्रॉनी यानी पतला दुबला कमजोर सा किड है, लेकिन मेंटली वो मैक्स से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो पढ़ने लिखने में काफी स्मार्ट है और उसका नेचर थोड़ा रिबेलियस है। इनफैक्ट वो चीजों को क्वेश्चन भी करता है। खैर, एक रात जब मैक्स नहा रहा होता है तो उसके पिता अब्राहम आके उससे कहते हैं कि वो जिस चीज से भाग रहे थे वो शायद अब इनके करीब आ चुका है और ऐसे में उन्हें मैक्स की मदद चाहिए होगी। मैक्स ये सब सुन के हामी भरता है। अब उस रात सोते वक्त मैक्स की नींद किसी आवाज से खुलती है और मैक्स इस आवाज का पीछा करते अपने पिता के ऑफिस रूम की तरफ जाता है। ऑफिस रूम की लाइट ऑन थी और यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि मैक्स और रूडी को अब्राहम के ऑफिस रूम में जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद मैक्स पास ही अपनी माँ को देखता है, जो कि परेशान दिख रही थी और अपने में बड़बड़ा रही थी कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें उन्हें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। मैक्स तुरंत अपनी माँ को टोकता है और उन्हें आराम करने के लिए कहता है। मीना कहती है कि उन्हें हमेशा से बेटी चाहिए थी, लेकिन उन्हें 2 बेटा हुआ है। बेटियां सॉफ्ट होती है और उनको सेफ रखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एनीवेज, अगले दिन अब्राहम मैक्स को दिखाते हैं कि इनके घर के पास नया रेल रोड एक्सटेंशन आने वाला है, यानी पटरियां बिछेंगी, रेलवेज आएगी। इसके लिए कुछ लोग सिविल मेजरमेंट्स के लिए आसपास आ गए थे और अब्राहम के हिसाब से अब इस एरिया में और भी ज्यादा लोग आएंगे। अब्राहम और मैक्स की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनिशियली ये लोग लंदन में थे ड्रैकुला वाली स्टोरी के टाइम पे, फिर एम्स्टरडैम मूव हुए और फिलहाल कैलिफोर्निया के एकदम एकांत प्लेस पे हैं। अब्राहम मैक्स को ये भी बताते हैं कि कैसे सालों पहले मीना और उसके फ्रेंड उनकी मदद लिए थे टू गेट रिड ऑफ एन ईविल। क्लियरली यहाँ ड्रैकुला की बात हो रही है। अब्राहम के हिसाब से तब वो क्रीचर मीना पे हमला किया था और मीना का ब्लड इफेक्ट हुआ था। इनफैक्ट उस घटना से मीना हमेशा के लिए बदल गई। मीना की वो मेमोरीज और स्कार कभी हील नहीं होगी और उसी सब से दूर ये लोग कैलिफोर्निया आए हैं। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मीना वापस कुछ दिन से ठीक नहीं दिख रही, एज इफ शी इज सिक। और ऐसे में अब्राहम को शक है कि लंदन वाली थ्रेट यहाँ तक आ चुकी है। ये थ्रेट या क्रीचर्स मीना के माइंड से कनेक्टेड हैं और ऐसे में अगर वो नजदीक आते हैं तो वो मीना के करीब खींचे चले आएंगे।
जाएंगे। बेसिकली अब्राहम यहाँ मैक्स से कह रहे थे कि खतरा आ चुका है और मैक्स को तैयार रहना है ताकि वो मीना और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। इसी डिस्कशन के दौरान यहाँ तांगे पे एक भाई बहन आते हैं जिनका नाम था एडी एंड एल्सी। दरअसल ये दोनों पैसिफिक रेल रोड्स के सिविल सर्वेयर्स थे जो कि इस जगह को मैप करेंगे फॉर रेल रोड एक्सटेंशन। और इसी एक्टिविटी के दौरान एडी के ऊपर कुछ भारी गिर गया था जिससे वो चोटिल हो गया था। ऐसे में एल्सी अपने भाई को अब्राहम के घर लेके आई थी क्योंकि उसे पता चला कि आसपास अब्राहम रहते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। अब्राहम फौरन एडी को बांध में लिटाते हैं और वो डिड्यूस करते हैं कि उसके रिब्स टूट गए जिससे उसका लंग पंक्चर हुआ है और ऐसे में उसके सीने के अंदर प्रेशर बन रहा है। वो तुरंत एडी के सीने में कट लगा के उसकी प्रेशर रिलीज करते हैं, देन होल में पाइप लगा देते हैं ताकि प्रेशर वापस ना बने। देन वो एल्सी से एडी को पास वाले टाउन हॉस्पिटल ले जाने कहते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब यहाँ एक अजीब बात ये थी कि अब्राहम एडी की एक फोटो भी ले लिए थे इन हिज कैमरा। नाउ आगे की सीन्स में हम देखते हैं कि मीना घर में ब्लड पुडिंग बनाती है जिसमें यूजुअली तो पिग्स ब्लड होता है, लेकिन यहाँ वो अब्राहम की खास एलिक्सर यूज की थी विच वाज परफेक्टेड ओवर टाइम। इसी दौरान इनके घर में एक बैट यानी चमगादड़ आ जाता है जिससे मीना बहुत डर जाती है। मैक्स तुरंत इस बैट को पकड़ के दफना देता है एज बैट खुद वॉल से टकरा के खत्म हो गया था। ना उस रात रूडी और मैक्स बात करते हैं जहां रूडी कहता है कि उसे घर में कुछ आवाजें आती है, लाइक कभी नॉकिंग की, स्क्रैचिंग की एंड ऑल दैट। रूडी का शक है कि कहीं उसके पापा द्वारा बताए गए क्रीचर्स इनके घर में तो नहीं आ गए हैं। ऑल द वैम्पायर्स बिना परमिशन के अंदर तो नहीं आ सकते। मैक्स इन बातों को इग्नोर करता है और रूडी को चुपचाप सोने को कहता है। अब अगली सुबह एल्जी इनके घर पे आती है और उसकी मुलाकात मीना से होती है। एल्जी बेसिकली यहाँ थैंक यू कहने और कुछ कुकीज देने आई थी, लेकिन यहाँ मीना थोड़ा सा अजीब बिहेव करती है। मीना एल्जी से पूछती है कि क्या तुम अकेली लड़की हो इन द कैंप। देन वो एल्जी को काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट कहती है, देन उसका हाथ पकड़ के उसे नाइट के हंग्री क्रीचर से सावधान रहने कहती है। ना आगे हम मीना को फिर से थोड़ा ट्रांस में जाके अपनी पुरानी एक्सपीरियंस पे बात करते हुए सुनते हैं जहां वो ड्रैकुला की ठंडी सांस और उसके फिजिकल फीचर्स का जिक्र करती है। ये सब बातें मैक्स और रूडी को सुनने में अजीब लगती है। उस शाम रूडी मैक्स से कहता है कि उसे बाहर दूर में आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मैक्स का कहना था कि वो कुछ नहीं सुना है। ये दोनों शाम होने पे घर के अंदर जाने लगते हैं कि तभी हम भी उसको दूर में एक अजीब मास्क्ड मैन दिखता है जो कि काले कपड़े में था। ना उस रात मैक्स को एक सपना आता है जहां वो अपनी मां मीना को किसी वैम्पायर के पास देखता है। खैर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है मानो मीना की हालत बिगड़ने लगी है। इनफैक्ट एक दिन तो वो मैक्स के पास एकदम हड़बड़ी में ये कहते हुए आती है कि ये लोग इस जगह पे सुरक्षित नहीं है। मीना काफी कमजोर होकर गिर भी जाती है और ऐसे में अब्राहम मीना को कमरे में रेस्ट करवा के उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। अब्राहम मीना के थर्स्टी यानी कि प्यासा होने पे उसे ड्रॉपर से पानी दे रहे थे या समथिंग एल्स। इनफैक्ट वो मैक्स को मीना के करीब भी नहीं आने दे रहे थे। अब्राहम का कहना था कि मीना को किसी तरह की अनहोली इलनेस हो गई है और ऐसे में उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। अब्राहम मैक्स की थोड़ी खून कलेक्ट करते हैं और वो खून मीना को चढ़ाने लगते हैं। मीना इससे भड़क जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ आ गया, मैं उसे फील कर सकती हूँ, उसकी थॉट्स अपने दिमाग में फील कर रही हूँ और उसकी शैडो विंडो पे है। हालांकि जब मैक्स विंडो पे जाके बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई शैडो थी। ये नजारे मैक्स को बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। वहीं रूडी तो अपनी किताबों की दुनिया में था। समय के साथ मीना बहुत बीमार हो चुकी थी, इतना कि अब खाना वगैरह मैक्स ही बना रहा था। अब्राहम दिन भर बाहर रहते थे और ऐसे में मैक्स और रूडी एक दिन बॉल से खेल रहे होते हैं। खेल खेल में रूडी खिड़की से अब्राहम के ऑफिस में घुस जाता है और उसके पीछे मैक्स भी जाता है। मैक्स गलती से कुछ फोटोज एंड ग्लासेस गिरा देता है जिससे ऑफ कोर्स कांच टूट जाती है और मैक्स तुरंत रूडी को यहाँ से निकलने कहता है क्योंकि इन दोनों का अब्राहम के ऑफिस में आना मना था। लेकिन रूडी तो रिबेलियस था और वो कमरे को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। रूडी को यहाँ एक पर्दे के पीछे सीक्रेट डोर मिलता है जिसपे क्रॉस साइन था और ये डोर एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ खुलता था। ये लोग दरवाजे को खोलते हैं और इन्हें यहाँ इनिशियली कोई नहीं दिखता, लेकिन एकदम से एक औरत रेंगती हुई स्टेयर्स पे आती है और इनसे मदद मांगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक औरत बंद थी। इनफैक्ट ये वही औरत है जिसपे मूवी के पहले सीन में हमला हुआ था। मैक्स और रूडी से बहुत डर जाते हैं और तभी अब्राहम यहाँ आ जाते हैं। वो तुरंत एक लकड़ी से इस औरत पे हमला कर देते हैं और इस दृश्य को देख रूडी चिल्लाना शुरू करता है। देन अब्राहम जबरदस्ती मैक्स और रूडी को बेसमेंट में ये कहते हुए लाते हैं कि आज वो इन दोनों को सब कुछ सिखाएंगे अबाउट हिज लाइफ्स वर्क। आज तक वो इनसे ये सब छिपाते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया में अनडेड रहते हैं। यहाँ अनडेड मोस्टली वैम्पायर्स को कहा जा रहा है। अब्राहम आज तक 13 अनडेड को खत्म कर चुके हैं और वो लोगों को भी ट्रेन करते हैं टू डील विद अनडेड। वो मीना के फर्स्ट हस्बैंड जोनाथन हार्कर को भी ये कला सिखाए थे। अब्राहम के हिसाब से ये औरत भी एक अनडेड है जिसपे वैम्पायर फीड कर चुका है। अब्राहम इस औरत को यहाँ बेसमेंट में ऑब्जर्वेशन के लिए डाले थे टू सी कि ये कब कन्वर्ट होती है और अब्राहम का मानना है कि वाकई में वो चेंज हो रही थी। इस औरत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसके हार्ट के थ्रू स्टेक डालना होगा, जो काम करेगा मैक्स। मैक्स तुरंत स्टेक को हैमर लेके ये करता है। वहीं रूडी मैक्स को ऐसा करने के लिए रोक रहा था। मैक्स पूछता है कि औरत के फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना नुकीले, वो कहाँ हैं? जिसपे अब्राहम का कहना था कि वो वैम्पायर्स के मरते गायब हो जाते हैं। ना अब्राहम रूडी से इस औरत का सर अलग करने कहता है ताकि
ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वापस से ना उठ जाए। रूडी तुरंत मना करता है और ऐसे में अब्राहम उसे फोर्स करना शुरू करते हैं। इस अफरा तफरी में मैक्स अपने पिता को धक्का दे देता है और इससे गुस्सा होकर अब्राहम मैक्स को थप्पड़ मार देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब्राहम मैक्स पे पहली बार हाथ उठाए थे और ऐसे में इस थप्पड़ के बाद अब्राहम और मैक्स बाहर पोर्च पे बैठ के बातें करते हैं, जहां मैक्स कहता है कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकता था इनके हॉर्सेस को लेके, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। ये सुन के अब्राहम वाज लाइक, तो चले जाओ, हम तुम्हारे बिना जी लेंगे। क्लियरली इससे मैक्स के इमोशंस हर्ट होते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और अब्राहम को उस औरत के शरीर को दफनाते हुए देखते हैं। अब इस पॉइंट तक मैक्स कहीं ना कहीं अपने पिता के अगेंस्ट सोचने लगा था। वहीं रूडी तो हमेशा से ही अपने पिता की बातों को क्वेश्चन करता था। वहीं मीना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट वो अब्राहम से कहती है कि उसे वो रात याद है जब वो मीना के कमरे में आया था। तब मीना को ऐसा लगा कि अब्राहम उसे बचाया है, लेकिन मीना तो अब्राहम के गड्ढे में गिरती जा रही थी। ये कह के मीना अब्राहम से अपना मुंह मोड़ लेती है, विच वाज सरप्राइजिंग। इसके बाद रूडी और मैक्स अकेले में बात करते हैं, जहां रूडी कहता है कि उसे पहले से ही घर में आवाजें आती थी जो कि उसी औरत की रही होंगी, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। खैर आगे अब्राहम अपने दोनों बेटे मैक्स और रूडी से घर को फोर्टिफाई करने कहते हैं, यानी कि घर के हर कमरे पे होली वाटर, सॉल्ट, ये सब का बैरियर बनाना ताकि एक रूम से दूसरे रूम में वैम्पायर्स नहीं जा सके। देन खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करना कि उनका खून थिक है या नहीं, लाइक नॉर्मल ह्यूमन, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं उस औरत के कांटेक्ट में आए थे जो कि अब्राहम के हिसाब से वैम्पायर है, तो हो सकता है इनको भी इन्फेक्शन हुआ हो। यहाँ अब्राहम फेथ की बात भी करते हैं, सेइंग कि उनके पिता कहते थे कि फेथ वो होता है जब लोग उन बातों पर यकीन करे जो कि सत्य नहीं है। अब्राहम यहाँ मैक्स से भी बातें करते हैं, सेइंग कि मैक्स अब बड़ा हो चुका है, सटली हिंटिंग कि मैक्स को अब उनके कदमों में चलना होगा। एनीवेज अगले सीन में मैक्स घोड़े पे बाहर होता है जब उसे एल्जी मिलती है। इनके बीच जनरल चिट चैट होती है, जहां एल्जी बताती है कि वो मैप्स वगैरह ड्रॉ करती है, काइंड ऑफ लाइक आर्टिस्ट है या फिर आर्किटेक्ट बोलो। तभी मैक्स कहने लगता है कि ही इज नॉट श्योर कि उसके पिता सही हैं, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इनफैक्ट अब मैक्स को ऐसा लग रहा है मानो उसके पिता की दवाइयां ही उसकी माँ को और बीमार कर रही हैं। एल्जी यहाँ मैक्स को थोड़ा सांत्वना देती है। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम की आंख लग गई थी और जब उनकी आंख खुलती है तो वो मीना को खत्म पाते हैं। ऐसे में आगे मीना की लास्ट रिचुअल्स होती है और उस रात मैक्स को अपनी माँ का सपना आता है, जहां मीना के गले में वैम्पायर के काटने के निशान थे और मीना के पीछे वैम्पायर भी था। अब अगले दिन मैक्स अपने भाई रूडी को घर से थोड़ी दूर फील्ड में पाता है, जहां रूडी मैक्स के गिटार को तोड़ दिया था, ऑफ कोर्स गुस्से में, क्योंकि उनकी माँ चल बसी है। रूडी मैक्स से पूछता है कि क्या वाकई मैक्स यहाँ से भागने का सोचा है, जिसमें मैक्स हाँ कहता है। मैक्स ये भी कहता है कि वो कभी भी रूडी को अकेला नहीं छोड़ेगा, इनफैक्ट अपने साथ लेके जाएगा। मैक्स फाइनली यहाँ थोड़ा ओपन अप होकर कहने लगता है कि उसे अपने पिता द्वारा की गई चीजें अगली लगती है। इनफैक्ट मैक्स ये तक डाउट करता है कि अब्राहम लंदन या एम्स्टरडम से मूव नहीं हुए थे, रादर शायद उन्हें उन जगहों से भगाया गया था। अब्राहम की वजह से ही शायद इनका परिवार ऐसी वीरान जगह पे रहता है और एकदम लोनली है। इन शॉर्ट मैक्स और रूडी अपनी हालातों के लिए अब्राहम को दोषी मान रहे थे। खैर आगे इनके घर पे आर्थर होमवुड नामक बंदा अपनी गाड़ी से आता है। अगर आपको याद हो तो आर्थर वही है जो कि ड्रैकुला वाली कहानी में लूसी का फियांसे था। आर्थर अब्राहम से मिलता है और इनके बीच की डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होती है। दरअसल आर्थर अमेरिका घूम रहा था, लेकिन उसका अमेरिका आने का असली मकसद अब्राहम से ही मिलना था। आर्थर को रातों में नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपने आप में गिल्टी फील करता है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो लॉस्ट है। आर्थर सबसे पहले ये कहता है कि वो मीना के गुजर जाने के लिए सॉरी फील कर रहा है। देन वो अब्राहम से क्लियरली बोल देता है कि दुनिया छोटी हो रही है और कनेक्ट हो रही है, मतलब रेल रोड्स वगैरह आ रहे हैं, तो चाहे अब्राहम कितना भी भागे, वर्ल्ड विल कम टू हिज डोर स्टेप। इसके बाद आर्थर पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो अब्राहम को अपने पिता समान मानता था और उसकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया विदाउट क्वेश्चनिंग हिम। उसे अब्राहम पे इतना ट्रस्ट था कि आर्थर अपने ही हाथों से अपनी फियांसे लूसी को समाप्त किया, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका और वो चीजों को क्वेश्चन कर रहा है। आर्थर कहता है कि उसे पता है कि अब्राहम अब भी अपना काम कर रहा है एंड इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टॉप। इसके बाद कॉन्वर्सेशन टर्न लेती है, जहां आर्थर क्लियरली अब्राहम को क्वेश्चन करने लग जाता है। आर्थर वाज नॉट श्योर कि उसका लूसी को खत्म करना सही था या नहीं। आई मीन वो बस अब्राहम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। क्या लूसी वाकई में वैम्पायर बन गई थी या फिर वो सिर्फ बीमार थी? आर्थर वाज नॉट श्योर कि जो कुछ वो पास्ट में किया उसमें कितनी सच्चाई है और क्या आर्थर एक कातिल है। इन शॉर्ट आर्थर यहाँ अब्राहम की पूरी लाइफ वर्क को ही क्वेश्चन करने लग गया था। ये सुन के अब्राहम गुस्सा हो जाता है और आर्थर को वीक एंड और भी बहुत बुरी बातें कहता है। अब्राहम कहता है कि लूसी एक मॉन्स्टर बन गई थी जिसे खत्म करना जरूरी था। इसके बाद वो आर्थर को अपने घर से निकाल देता है। अब दोस्तों आर्थर तो चला जाता है, लेकिन उसकी बात मैक्स भी सुन लिया था और मैक्स के मन में जो डाउट्स थे अबाउट हिज फादर वो अब कहीं ना कहीं और भी स्ट्रांग हो गए थे। ऐसे में मैक्स भी अपने पिता को क्वेश्चन करता है और जवाब में अब्राहम मैक्स को अपनी डायरी में कुछ फोटोज दिखाते हैं।
ये उन लोगों की तस्वीरें थी जो कि अब्राहम के हिसाब से अनडेड थे और उन्हें अब्राहम ने खत्म किया था। अब्राहम ये तक कहते हैं कि मैक्स खुद भी तो उस औरत को देखा जो कि क्लियरली अनडेड थी। देन वो घर के आसपास पेरीमीटर सेट करने की बात कहते हैं टू प्रोटेक्ट द फैमिली, लेकिन इस पॉइंट तक मैक्स के सब्र का बांध टूट चुका था। मैक्स क्लियरली कहता है कि वो उन्हें यानी अब्राहम को सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उनके साथ कहीं जाएगा। मैक्स कहता है कि उसकी मां मीना अब्राहम की वजह से खत्म हुई क्योंकि अब्राहम मीना को दुनिया से दूर कर दिया, अकेला कर दिया और बीमारी को ट्रीट तक नहीं किया। अब्राहम अपने बच्चों तक को अकेला कर चुका है और इसलिए अब मैक्स उनकी बात नहीं मानने वाला था। ये सुनकर अब्राहम काम होते हैं, मैक्स को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्स ड्रिंक लेने जाता है वो उसकी हाथ में चाकू मार के उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। देन वो रूडी को जबरदस्ती लेके घर से बाहर कहीं चले जाते हैं। वहीं मैक्स अपने घाव पे कपड़े डाल के किसी तरह बेसमेंट वाले दरवाजे को धक्का देके खोलता है। देन वो कुल्हाड़ी लेके अपने पिता के पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एल्जी को अपने कैंप में देखते हैं जहां उसका कोवर्कर हेनरी भी था। हेनरी हल्का होने झाड़ियों में जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो पूरी तरह से इंजर्ड हालत में बाहर आता है। ये देख एल्सी डर जाती है और तभी अब्राहम अपने फुल गेटअप में निकलता है और एल्जी को घसीटते हुए एक तरफ ले जाता है। यहाँ अब्राहम के साथ रूडी भी था और अब्राहम रूडी को स्टेक से एल्जी को खत्म करने कहता है। रूडी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर में वो स्टेक उठाता है, फिर एकदम से वो अब्राहम पे ही हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अब्राहम पलटवार करता, मैक्स यहाँ आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से अपने पिता पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले अब्राहम हंसते हुए मैक्स से कहता है कि फाइनली तुम मुझे समझ गए। देन मैक्स अपने ही पिता का सर धड़ से अलग कर देता है, सेइंग कि वो एक मॉन्स्टर थे, यानी कि एल्सी बच गई और यही सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में मैक्स और रूडी हॉर्स पे बैठ के टाउन छोड़ के जा रहे हैं और बैकग्राउंड में अब्राहम की एक मोनोलॉग होती है। इसमें अब्राहम बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और इसे सुन के आप समझ जाएंगे कि क्यों अब्राहम इस तरह के थे। तो अब्राहम बताते हैं कि उनके पिता अब्राहम को लेकर दुविधा में रहते थे। वो अब्राहम पे एकदम ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट किसी बात पे प्रेस तो छोड़ो, किसी बात पे समझाते भी नहीं थे, क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे। वहीं अब्राहम के दादाजी एक पेजेंट थे जो कि सेल्फिश थे और उनके पास कोई स्किल नहीं था। एक तरह से अब्राहम अपने पिता या दादाजी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मूविंग लाइक अ रैट थ्रू देयर वर्ल्ड। तो हाँ, कहीं ना कहीं बचपन में अब्राहम को अकेलापन झेलना पड़ा, ऑल्दो वो अपनी फैमिली के साथ था। और इसके बाद अब्राहम मेडिकल स्कूल गए, अपनी लाइफ बनाए और आगे वो क्या किए ये हम सब जानते हैं। तो यही जो अकेलापन और प्रोटेक्टिवनेस था वो अब्राहम के अंदर आया और अपने हिसाब से वो अपने परिवार को बचा रहे थे और इसके लिए उन्हें बस अपने फैमिली का ट्रस्ट चाहिए था, जो कि ऑफ कोर्स उन्हें नहीं मिला, क्योंकि भले अपने हिसाब से वो अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो अपने परिवार का ही दम घोट रहे थे। तो कहानी शुरू होती है मिजरी से, जो कि हमारी नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। अब जितना अजीब मिजरी का नाम है, उतनी ही अजीब मिजरी खुद है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो इंसानों के बीच रह रही है, एक टेक कंपनी में काम करती है और प्रिटेंड करती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन उसका ये कवर जल्द ही ब्लो हो जाता है जब वानिया, जो कि उसके पिता का हेड गार्ड है, वो अचानक प्रकट होता है। वानिया कहने से मिजरी के कोवर्कर्स बौखला जाते हैं और वानिया जिद करता है कि मिजरी को घर लौटना होगा। ऐसे में मिजरी को स्कॉट किया जाता है द नेस्ट की तरफ। अब द नेस्ट क्या है? वेल, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो वैम्पायर कम्युनिटी का घर है और जहां मिजरी का परिवार पीढ़ियों से राज कर रहा है। हेनरी को मिजरी का इंसान बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि एक नया चुना गया ह्यूमन गवर्नर कोलैटरल प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अब ये कोलैटरल प्रोग्राम क्या है? वेल, ये एक शांति की पहल थी जिसमें वैम्पायर्स, ह्यूमंस और वेयरवुल्फ, जिन्हें हम वेयर्स कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, उनके बच्चों को आपस में एक्सचेंज किया जाता है ताकि हार्मनी बनी रहे। मिजरी खुद भी एक कोलैटरल रह चुकी है, मतलब इंसान से एक्सचेंज करी गई थी, इसीलिए वो इंसानों के बीच पली बढ़ी और इस एक्सपीरियंस ने उसे अपनी ही जाति से अलग थलग कर दिया था। तभी तो मिजरी के अंदर अपने पिता के लिए गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि हेनरी ने हमेशा अपनी कम्युनिटी को अपने बच्चों से ऊपर रखा। द नेस्ट में रहने के बजाय मिजरी चुपके से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भाग जाती है, जहां उसे ज्यादा एक्सेप्टेड फील होता है। उधर हेनरी को चिंता सता रही है कि ह्यूमंस और वेयरवुल्व्स के बीच बढ़ती नजदीकियां आउटनंबर्ड वैम्पायर्स के लिए खतरा बन सकती है। इसका तोड़ निकालने के लिए वो सिंबलिक 1 साल की शादी का प्रस्ताव रखता है, मतलब एक वैम्पायर और नए चुने गए वेयरवुल्फ अल्फा के बीच। एक ऐसा वेयर अल्फा जो शांति चाहता है। इनफैक्ट हेनरी चाहता है कि मिजरी वो ब्राइड बने, मतलब वेयर अल्फा से उसकी शादी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मिजरी साफ मना कर देती है, स्पेसिफिकली तब तक जब तक हेनरी उस अल्फा का नाम रिवील नहीं करता। लेकिन यहाँ मिजरी की थोड़ी कुछ चलने वाली थी। अब हम आते हैं नोवेल के प्रोलॉग सेक्शन पे, जो सीधा
मैरिज सीन से शुरू होता है। बेसिकली वैम्पायर्स और वेयर्स के बीच की जंग अब खत्म होने के करीब है और इसकी निशानी है ये सेरेमोनियल शादी। यहाँ मिजरी जो कि वैम्पायर ब्राइड है वो अभी तक अपने होने वाले दुल्हे से मिली भी नहीं है। जब वो तैयार हो रही होती है तो उसका स्टाइलिस्ट उसके पल्स पॉइंट्स पे ग्रीन टिंट लगाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वेयर्स जो होते हैं वो रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हरे रंग की तरफ। मिजरी का स्नाकी भाई ओवेन उसका मजाक उड़ाता है, सेइंग कि हो सकता है वेयर्स मिजरी को समाप्त कर डाले। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि ओवेन बचपन में हमेशा मिजरी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता था, लेकिन अब उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। आगे मिजरी के पिता काउंसिलमैन हेनरी लार्क आते हैं और उसे मुस्कुराने का ऑर्डर देते हैं। मिजरी अपने कोलैटरल पोस्ट को याद करते हुए आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड सेरेना के अचानक गायब होने का चुपके से मातम मनाती है। खैर सेरेमनी में मिजरी आखिरकार अपने ग्रूम से मिलती है। वो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और पावरफुल बंदा था और उसकी आंखें पेल ग्रीन कलर की थी। जैसे ही वो मिजरी की सेंट इनहेल करता है, हवा में एक अजीब सा डेंजरस टेंशन भर जाता है। मिजरी लड़खड़ाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ ऐसा लग रहा था मानो वो मिजरी को अभी मार डालेगा। मिजरी उसके खून की तेज गंध से ओवरवेल्म्ड हो जाती है, जबकि आसपास खड़े लोग एक फाइट के लिए तैयार दिखते हैं। वो उसके कान में फुसफुसाता है, सवाल करता है कि उसकी स्मेल ऐसी क्यों है। एंड देन एक बहुत ही चार्ज्ड मोमेंट के बाद सेरेमनी फाइनली आगे बढ़ती है। तो सेरेमनी के बाद मिजरी भीड़ से खिसक लेती है थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए। जल्दी ह्यूमन गवर्नर डेवनपोर्ट उसके पास आता है और अजीब तरह से उसके नाम के ओरिजिन के बारे में पूछता है। वैम्पायर कस्टम्स के बारे में डेवनपोर्ट के इग्नोरेंस मिजरी को सेरेना के बचपन की उस निराशा की याद दिलाती है जब मिजरी ने वैम्पायर्स के बारे में कई रोमांटिसाइज्ड मिथ्स को झुटलाया था। खैर डेवनपोर्ट यहाँ एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है, दैट वाज कि जैसे वैम्पायर्स की तरफ से मिजरी आई है एज कोलैटरल, वैसे ही वेयर्स की तरफ से भी कोई कोलैटरल गई है टू लिव विद वैम्पायर्स। और कोई नहीं बल्कि मिजरी के करंट हस्बैंड लोए मोरलैंड की मेट है। ये खबर सुन के मिजरी काफी बेचैन हो जाती है और उसके मन में कई थॉट्स आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोवे और उसके एडवाइजर्स को सेंट रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करते सुनती है, जिससे उसे लगता है कि लोवे उसे रिपल्सिव यानी बेकार समझता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब एक वैम्पायर और एक वेयर बच्चे के बीच झगड़ा हो जाता है। उनके पेरेंट्स भी आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन लोवे बीच में आकर शांति से सिचुएशन को संभाल लेता है। बाद में एक शांत कोने में वो मिजरी की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और उसे पुकारता है, जिसके बाद उनका एक ऑकवर्ड सा फर्स्ट डांस होता है। मिजरी उसके खून की स्ट्रॉन्ग सेंट की तरफ खींची चली जाती है, जबकि लोवे की आंखों की पुतलियां उसे देखते हुए फैल जाती हैं, मतलब प्यूपिल्स का डायलेट होना। लोवे मिजरी से सीधा पूछता है कि क्या उसके पिता उससे नफरत करते हैं। इसलिए क्योंकि लोवे के लिए मिजरी का स्टेटस समझना जरूरी है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो रिवील करता है कि उसे मिजरी के ह्यूमन कोलैटरल होने और उस पर हुए पास्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में पता है, और ये जानकर मिजरी काइंड ऑफ स्टन्ड रह जाती है। तभी अचानक एक वेटर के भेस में एक आदमी मिजरी को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन लोवे उस खंजर को मिजरी के गले के कुछ इंचेस दूर ही रोक लेता है। ऐसे में लोवे इंजर्ड होता है, उसके शरीर से हरा महकता हुआ खून बहने लगता है। वो मिजरी से कहता है कि अगले 1 साल तक उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए और वहां से चला जाता है। खैर आगे हम जान पाते हैं कि मिजरी खुद को धूप से बचाने के लिए क्लोजेट में सोती है, लेकिन एक दिन आफ्टरनून में उसे एना जगाती है जो कि लोवे की अनाथ बहन है। एना अपनी करंट गार्डियन जूनो के बारे में कंप्लेन करती है, जो एक सख्त और चिड़चिड़ी वेयर है। मिजरी जूनो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूनो मिजरी को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। तभी मिजरी को बेड के नीचे सेरेना की बिल्ली दिखती है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वैम्पायर्स यूजुअली जानवरों से दूर रहते हैं, लेकिन सेरेना के गायब होने के बाद मिजरी को उस बिल्ली की देखभाल करने की स्ट्रॉन्ग जरूरत महसूस हुई थी। अथॉरिटीज सेरेना को ढूंढने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, खास करके तब जब मिजरी ने एडमिट किया कि सेरेना के गायब होने से पहले उनके बीच लड़ाई हुई थी। अपना सामान सॉर्ट करते हुए मिजरी को उनके शेयर्ड सीक्रेट लैंग्वेज में एक छुपा हुआ क्लू मिलता है। बेसिकली सेरेना के प्लानर में लिखा था L.E. मोरलैंड, इसी वजह से उसने लोवे मोरलैंड से शादी की थी, मतलब ताकि वो सेरेना के बारे में और जान सके, वो कहाँ गायब हुई है और इससे मोरलैंड का क्या संबंध है। टॉकिंग अबाउट लोवे, वेल उसका लेक साइड घर बहुत खूबसूरत है, धूप से भरा हुआ है और सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। मिजरी वेयर्स से भी वैसी ही दुश्मनी एक्सपेक्ट करती है जैसी उसी ह्यूमन से मिली थी, लेकिन वेयर्स अलग है। उसका पहला वेयर एक्विंटेंस एलेक्स उसके आसपास नर्वस रहता है और मिजरी उसे चिढ़ाती रहती है, सेइंग कि मुझे खून पीने की जरूरत है, इंप्लाइंग कि वो उसका शिकार बनाएगी। मतलब ये बस एक जोक है। अब एलेक्स और मिजरी आगे बॉन्ड करते हैं क्योंकि एलेक्स थोड़ा टेक गाय था इन वेयरवुल्फ कम्युनिटी, और हम जानते हैं कि मिजरी भी ह्यूमंस के साथ टेक इंडस्ट्री में ही काम करती थी। तो हाँ, एक तरह से दोनों कोडर्स हुए और इसी कॉन्वर्सेशन से दोनों बॉन्ड करते हैं। खैर एलेक्स मिजरी के साथ वेयर हायरार्की और लोवे के इन्फ्लुएंस के बारे में इनसाइट्स शेयर करता है। बदले में मिजरी इस मिथ को झुटलाती है कि वैम्पायर शमगादड़ में बदल सकते हैं, मतलब नहीं बदल सकते हैं, यही बात वो बताती है। वो सेरेना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में मिजरी इंटरनेट पे लोवे के बारे में थोड़ा और सर्च करती है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक चीज उसके हाथ लगती है और वो ये कि लोवे उस डिप्लोमेटिक इवेंट में एक्सपेक्टेड था जिसमें सेरेना गायब होने
वाली रात गई थी। खैर आगे मैक्स नाम का एक वेयर मिजरी को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि कैसे लोवे दुश्मनों से अलायंस कर रहा है, और इसके बाद मैक्स मिजरी पे काइंड ऑफ हमला कर देता है। मिजरी अपना बचाव करती है, लेकिन लोवे अचानक से कहीं से प्रकट होता है और मिजरी को दीवार से पिन कर देता है। लोवे पहले यह सुनिश्चित करता है कि मैक्स ठीक है, जबकि दूसरे वेयर्स मिजरी के ऊपर मैक्स पर अटैक करने का इल्जाम लगाते हैं। लोवे यहाँ मिजरी को अपने ऑफिस में ले जाता है एंड देन वो मिजरी से पूछता है कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब जैसे ही मिजरी सब एक्सप्लेन करने वाली होती है, जूनो वहां आती है और वो मिजरी पे झूठा इल्जाम लगाती है, सेइंग कि मिजरी लॉयल्स के साथ काम कर रही है। मिजरी को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और वो अपनी बेगुनाही पे अड़ी रहती है। जब जूनो चली जाती है तो मिजरी और लोवे के बीच कमरे में एक तनाव भरी शांति छा जाती है। टेंशन तोड़ने की कोशिश में मिजरी सरकास्टिकली अपने लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जिक्र करती है और कन्फेस करती है कि उसे एना कितनी पसंद है। लोवे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था और इसीलिए वो मिजरी को बिहेव करने को कहता है। ना चाहते हुए मिजरी उसके अल्फा पावर का वजन महसूस करती है और एक पल के लिए उसकी बात मानना भी चाहती है। जाते वक्त वो लोवे को उसका सेंट इनहेल करते हुए देखती है, जहां लोवे के एक्सप्रेशंस अजीब थे। इस घटना के बाद मिजरी को हमेशा स्कॉट किया जाता है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है, जिससे उसे लोवे के साथ अकेले बहुत कम वक्त मिलता है। मिक नाम का एक बुजुर्ग वेयर गार्ड ही इकलौता था जो मिजरी की तरफ काइंडनेस दिखाता था। वैसे मिजरी यहाँ अपने भाई ओवेन को कॉल किया करती थी, जिसे मिक ओवरसी करता था। इस कॉल पे ओवेन और मिजरी वैम्पायर लैंग्वेज में बात करते थे और कहीं ना कहीं इससे मिजरी ओवेन के प्रति नई क्लोजनेस फील कर पा रही थी। अब कॉल्स के थ्रू ही ओवेन मिजरी को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे सेरेना के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। खैर आगे एना मिजरी को सरप्राइज करती है। कैसे? वेल, छत से खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आके। एना यहाँ मिजरी का नाम गलत प्रोनाउंस करती है और उसके कंप्यूटर पे खेलने के लिए पूछती है। मिजरी भी एना के लिए गेम कोड कर देती है ताकि एना खेल सके एंड मिजरी वाज सरप्राइज्ड क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एना की कंपनी अच्छी लग रही थी। इसी वल्नरेबल मोमेंट में मिजरी एना के सामने सेरेना के गायब होने वाली बात रिवील कर देती है। ये सुन के एना सजेस्ट करती है कि शायद उसका भाई लोवे मिजरी की हेल्प कर सकता है। अब एना यहाँ रिवील करती है कि लोवे को इंसोम्निया है, जिस वजह से वो रात को सो नहीं पाता। इनफैक्ट फिलहाल वो लॉयल से कुछ इश्यूज को डिस्कस करने बाहर गया हुआ है। अब जैसे ही मिजरी को पता लगता है कि लोवे फिलहाल अपने कमरे में नहीं है, तो वो एक हेयर पिन की मदद से लोवे के कमरे में घुस जाती है, मतलब लॉक को खोल के। यहाँ मिजरी को इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दिखती हैं, साथ ही यहाँ मिजरी को अपने चेहरे का एक स्केच भी दिखता है। इससे मिजरी थोड़ा अनसेटल होती है, लेकिन छानबीन के बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है और मिजरी के यहाँ ज्यादा कुछ लगता नहीं। अब अगले दिन मिजरी अपनी खिड़की से एक बारबेक्यू देखती है। देन वो लोवे को देख के इस बात के लिए मन ही मन उसे अप्रिशिएट करती है कि कैसे लोवे अपने पैक के साथ नेचुरली वे में इजीली इंटरैक्ट करता है। तभी मिजरी का ध्यान मैक्स पे जाता है जो कि एना को जंगल में ले जा रहा था। ये देख मिजरी से रहा नहीं जाता और धूप होने के बावजूद मिजरी इनके पीछे नंगे पांव जाती है। वो मैक्स को कन्फ्रंट करती है और जब मैक्स एना को नीचे रखने से मना कर देता है तो मिजरी उस पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले मिजरी कोई अटैक लैंड कर पाती, उस जगह पे वेयर्स आके उसे घेर लेते हैं। यहाँ से राइटिंग शिफ्ट होती है। हम समझ पाते हैं कि दरअसल वेयर्स ने मैक्स के लिए ये काइंड ऑफ एक ट्रैप बनाया था जो कि मिजरी के बीच में आने से खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्लान्ड बेट था जिसमें उनका प्लान मैक्स के साथियों को पकड़ने का था, लेकिन एना को बचाने के चक्कर में मिजरी बीच में आ गई और सारा प्लान खराब हो गया। अब मैक्स यहाँ ये नहीं बताता कि उसे किडनैप करने के लिए किसने भेजा था। इनफैक्ट मैक्स लोए से कहता है कि लोए असली अल्फा नहीं है। ये सब लोग मैक्स से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिजरी इंटरवीन करती है। वो मैक्स को थ्रॉल में डालकर हिप्नोटाइज करने का ऑफर देती है। जब लोए पूछता है कि वो क्यों मदद करेगी तो मिजरी कहती है कि उसे एना की परवाह है। लोए मिजरी को थ्रॉल यूज करने देता है, लेकिन इससे पहले कि मैक्स को इन्फॉर्मेशन दे, लोए मिजरी को कमरे से जाने को कहता है। मिक मिजरी को बताता है कि लोए को पता है कि मैक्स ने कॉरिडोर में पहले उस पर अटैक किया था। लोए ने यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि मैक्स को लगे कि वो फिर से ये हरकत करने के लिए फ्री है, मतलब मैक्स को किसी पे शक नहीं है, तभी तो वो लोग मैक्स को ट्रैप करेंगे। एनीवेज, तो जब सब मैक्स को हैंडल करने में बिजी होते हैं तो मिजरी लोए के ऑफिस और कंप्यूटर में ब्रेक इन करती है। लेकिन इससे पहले मिजरी को कुछ काम की इन्फो मिलती, वहां एक वुल्फ आ जाता है जो कि मिजरी पे गुर्रा रहा था। ये एक्चुअली लोए का सेकंड इन कमांड गाय था जिसका नाम था कैल, और वही मतलब वेयरवुल्फ बना हुआ था। और तभी लोए वहां के कैल को काम डाउन करने कहता है। एक्चुअली लोए को पहले से पता था कि मिजरी जरूर उसके कंप्यूटर वगैरह के साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि पिछली बार जब मिजरी लोए के कमरे में आई थी तो वो जो कुछ भी टच करी थी सब पे उसका सेंट रह गया था, जिससे लोए को मिजरी की हरकतों का आइडिया लग गया था। लोए यहाँ एलेक्स को बुलाता है ये पता लगवाने की आखिर मिजरी लोए के कंप्यूटर में क्या चेक कर रही थी। एलेक्स रिवील करता है कि मिजरी कंप्यूटर पे सीरीन पेरिस का नाम सर्च करी है, देन एक न्यूज़पेपर का नाम भी सर्च करी है। इस पॉइंट पे लोए मिजरी पे डर को स्मेल कर पाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शायद लोए सरीन नाम से वाकिफ नहीं था। लोए मिजरी को डराता है सेइंग कि अगर वो ईमानदार नहीं हुई तो वो पैक्ट तोड़ देगा और उसे मार डालेगा। इसी दौरान जब लोए मिजरी की तरफ झुकता है तो ना चाहते हुए भी मिजरी उसकी खून से अट्रैक्ट होती है। आगे मिजरी लोए को सरीना के बारे में बताती है और कैसे उसने सरीना को ढूंढने के लिए शादी के लिए हाँ की थी। तभी इन्हें एना इंटरप्ट करती है जो एक बेड टाइम स्टोरी चाहती
करती थी। लोए यहाँ एना को लिलियाना ईस्टर मूरलैंड कहता है और इस पॉइंट पे मिजरी को एहसास होता है कि सेरेना के प्लानर में नाम शायद एना का था, लोए का नहीं। खैर तो आगे लोए और मिजरी ये डिस्कस करते हैं कि आखिर सेरेना क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ लोए मिजरी पे भरोसा करने का फैसला करता है। वो बताता है कि एना हाफ वेयर और हाफ ह्यूमन है, जो कि इम्पॉसिबल माना जाता है। लोए ये भी बताता है कि पुराना अल्फा रॉस्को एक्चुअली में लोए की माँ और बाकियों को इंजर किया था। ना ये रॉस्को वाली इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लोए का शक था कि रॉस्को का सेकंड इन कमांड और उसके दोस्त ही लोए की टेरिटरी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे लोए को अपने सेकंड्स और अपने दोस्त लोगों पे शक नहीं है क्योंकि लोए सभी की फीलिंग्स में चेंज को स्मेल कर सकता है। अब इसके बाद लो मिजरी और एलेक्स को वेयर टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस देता है ताकि ये दोनों लोए की मदद कर सकें। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मिजरी पीनट बटर खाती है, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर लोए। क्यों? क्योंकि मिथ्स के हिसाब से वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवेज तो आगे मिजरी जूनो से मिलती है और जूनो काफी सॉरी फील करती है मिजरी को गलत समझने के लिए। वो बताती है कि लोए बेचारा तो कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाया, उसको मजबूरी में पुराने अल्फा को टाइम से पहले ही चैलेंज करना पड़ा। यहाँ मिजरी उसे गैबी के बारे में पूछती है। गैबी वही जो कि कोलैटरल है और सपोजेडली लोवे की मेट है। ये सुन के जूनो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, मतलब गैबी तो मेट नहीं है, ऐसा फीलिंग था। और यहाँ व्यूअर्स के दिमाग में घंटी बजती है कि क्या गैबी सच में लोए की मेट है या नहीं है, मतलब डेवनपोर्ट झूठ बोला था। इसके बारे में हमें आगे और भी पता चल ही जाएगा। खैर कहानी आगे बढ़ के फुल मून से 3 रात पहले की आती है, जब मिक मिजरी से कहता है कि घर से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स फुल मून के समय वेयरवुल्व्स कन्वर्ट होते हैं, जो कि मिजरी के लिए खतरनाक हो सकता है। ना फुल मून वाली रात एना मिजरी से मिलने आती है और एना यहाँ उदास होती है क्योंकि लोवे वहां नहीं है और वो बाकी लोगों के साथ शिफ्ट भी नहीं कर सकती। मिजरी उसको बेटर फील कराती है एंड देन मिजरी अपने तकिए के नीचे चाकू रख के सोती है ताकि वो खुद को और एना को प्रोटेक्ट कर सके। खैर तो कुछ समय बाद लोए रिटर्न करता है और वो मिजरी को जगाता है। लोए बताता है कि वो ह्यूमंस और मिजरी के पिता से मिलने गया था और यहाँ बहस छिड़ जाती है कि एना यूनिटी का सिंबल बनेगी या फिर खतरा। इसी बीच लोए मिजरी से प्राइवेटली कहता है कि अगली बार मिजरी को शार्पन नाइफ ढूंढना चाहिए। अब अगले कुछ दिनों में पैक का बिहेवियर मिजरी के लिए एकदम पॉजिटिव हो जाता है और देखा जाए तो वैम्पायर के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। आगे मिजरी अपने पहले पैक डिनर पे होती है जहां वो खाने का नाटक कर रही होती है। तभी एना को पता चलता है कि मिजरी को अपना बर्थडे ही नहीं पता। बस एना जिद पकड़ लेती है कि ये लोग वीकेंड पे पार्टी करेंगे। मिजरी ये भी सुनती है कि मिक और लोवे बहस कर रहे हैं क्योंकि लोवे अकेले एमरी से मिलने जा रहा है। ये एमरी वही पुराने अल्फा की बीवी है और इनको लगता है कि सारे दंगों के पीछे इसी का हाथ है, मतलब उन्हीं लोगों का। उन्हीं को लॉयल्स भी कह रहे हैं हम लोग यहाँ। उसी रात मिजरी सीधा लोवे को सरप्राइज करती है छत पे, यानी उस जगह पे जाके जहाँ लोवे अकेला रहता है। वो लोवे से कहती है कि लोवे उसे भी एमरी से मिलने लेके साथ चले ताकि मिजरी वहाँ कंप्यूटर सर्विलेंस सेट कर पाएगी। यहाँ लोवे मिजरी से कन्फेस करता है कि उसे इंसोम्निया है, यानी वो सो नहीं पाता है। इस पॉइंट पे लोवे मिजरी को काफी कुछ बताने लगता है, लाइक एना को पालने के बारे में, देन कैसे वो ज्यूरिक में आर्किटेक्ट था लेकिन उसे अपना करियर अचानक छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे पैक की जिम्मेदारी लेनी थी। पैक की जिम्मेदारी इसलिए लेनी पड़ गई अर्ली क्योंकि पुराना जो अल्फा था वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया था। लोए यहाँ अपने पैक के बारे में बात करते हुए मिक का जिक्र करता है जिसका मेट और बेटा मर गया था। लोए कहता है कि मिक से हमेशा दुख की स्मेल आती है। बातों बातों में लोए यहाँ मिजरी से कहता है कि मिजरी अपने फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना, उसे छुपाना बंद कर दे। मिजरी को खुशी होती है कि कम से कम उसे लोए के सामने तो प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। वो बताती है कि सेरेना के गायब होने से पहले उसका और सेरेना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सेरेना चाहती थी कि मिजरी अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले और कुछ और चीजों की भी परवाह करे क्योंकि मिजरी अपनी लाइफ अकेले सेरेना के लिए ही जी रही थी। एनीवेज कुछ देर बाद मिजरी लोए से पूछती है कि ये मेट क्या होता है, क्योंकि याद है ना उसको अभी भी लगता है कि गैबी ही उसकी मेट है। लोए कहता है हर कपल मेट्स नहीं होते और मेट बनने से प्राणी बायोलॉजिकली बदल जाते हैं। जो वेयर बाइट वो शेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है और कभी कभी फीलिंग्स दोनों तरफ से सेम नहीं होती। अब ये सुनकर मिजरी सोचती है कि शायद लोवे की जो मेट गैबी है वो उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो डिसाइड करती है कि उसे लोवे के लिए वहां होना चाहिए और उसके ट्रिप के साथ जाने का ऑफर देती है। लोवे कहता है कि अगर तुम साथ आओगी तो शक दूर करने के लिए तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, लोए और मिजरी अगले दिन प्राइवेट प्लेन में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। लोए कहता है कि मिजरी से उसकी स्मेल आनी चाहिए ताकि बाकी वेयर्स को यकीन हो जाए कि वो उसके साथ है। जब प्लेन लैंड होता है तो लोए मिजरी से परमिशन मांगता है। किस चीज की परमिशन? वेल, मार्किंग रिचुअल करने के लिए। बेसिकली लोए यहाँ धीरे धीरे मिजरी के पल्स पॉइंट्स पे किस करता है, देन दांत लगाता है वगैरह वगैरह, इंटीमेट होता है बेसिकली। मिजरी अपने सेंट के लिए सॉरी बोलती है पर लोए यहाँ कन्फेस करता है कि उसको तो वही पसंद है। और ये जो इंटीमेट मोमेंट होता है ना मार्किंग का, इससे दोनों और करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो प्लेन के बाहर अपने होस्ट से मिलते हैं और उन्हें एमरी के घर ले जाया जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एमरी का बिहेवियर तो अच्छा होता है पर गार्ड्स फुल टेंस मोड में थे। देन यहाँ पे एक ऑकवर्ड सा डिनर होने लगता है और पूरे डिनर के टाइम लोवे मिजरी पे हाथ रखे रहता है। बाद में अपने कमरे में मिजरी बग्स चेक करती है ताकि इन्हें किसी भी तरह से ट्रैक नहीं
नहीं किया जा रहा हो। यहाँ लोए इंसिस्ट करता है कि मिजरी उसके सामने फीड करे, मतलब कि खून पिए, और जब मिजरी ऐसा करती है तो वो देखता रह जाता है कि ब्लड बैग से फीड करने के बाद मिजरी कितनी फ्लश्ड और जिंदा लग रही है। मिजरी भी नोटिस करती है कि अब वो लोए को ज्यादा क्लियरली स्मेल कर सकती है। मिजरी को उनकी पुरानी बातें याद आती है और सोचती है कि लोए जिसे भी चुनता है वो उसके साथ होकर खुश क्यों नहीं होगा। लोए से कहता है कि उसकी मेट उसे जितना भी अटेंशन दे वो उतने में ही खुश रहेगा, पर वो अपने मेट से कभी कुछ लेगा नहीं, खास करके उसकी आजादी, क्योंकि बहुत लोगों ने उससे वही छीना है। मिजरी को समझ नहीं आता कि लोए उसके बारे में ही बात कर रहा था, गैबी के बारे में नहीं। अब उस लोए कहता है कि वो सो नहीं पाएगा तो मिजरी हेल्प ऑफर करती है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है और उसे रिलैक्स फील करवाती है, जिससे थोड़ी देर में लोए एक्चुअली में सो जाता है। खैर, तो अगले दिन लोए मिजरी को शाम का प्लान बताता है। कोएन, एक फैमिली फ्रेंड, उन्हें टाइम देगा एमरी के ऑफिस में डिवाइस प्लांट करने के लिए। लोए का दोस्त कोएन मिजरी को वेलकम करके सरप्राइज कर देता है, पर बंदा थोड़ा ओपिनियनेटेड और मुंहफट टाइप का इंसान था। डिनर पे लोए रिवील करता है कि वो नए ह्यूमन गवर्नर से मिल रहा है और एक अलायंस बन रही है। इसी बात पे, यानी कि अलायंस को लेके उसके और एमरी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि एमरी का मानना था कि ये मरे हुए वेयर्स की यादों का डिसरिस्पेक्ट है। कोएन, जिसकी जमीन ह्यूमंस के बॉर्डर पे है, वो कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं है। जब वैम्पायर्स के बारे में कुछ गलत कहा जाता है तो लोए मिजरी से पूछता है कि तुम्हें फीड करना है क्या। ये उनके जाने का सिग्नल होता है, क्योंकि मिजरी के फीड करने से बाकी वेयर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनको अब जाना होगा। लोए इंप्रेस हो जाता है मिजरी की स्किल देखकर जब वो हेयरपिन से एमरी का ऑफिस लॉक तोड़ देती है। लोए मिजरी की सेंट छुपाता है और तब तक वो एमरी का कंप्यूटर बग करती है। सॉफ्टवेयर रन हो ही रहा होता है कि गार्ड्स के आने की आवाज आती है। ऐसे में मिजरी कहती है कि हमें किस करना पड़ेगा, और लोए इंसिस्ट करता है कि वो एक्चुअली उससे फीड करे, मतलब मिजरी लोए से फीड करे, उसकी खून को पिए। वैसे मिजरी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, पर लोए वाज लाइक कि गार्ड्स को स्मेल आ जाएगी अगर तुम ऐसा नहीं करती हो। बस फिर क्या था, मिजरी लोए से फीड करना शुरू करती है और ये बाइट उसे एकदम नेचुरल फील होती है। इनफैक्ट लोए का खून कुछ ऐसा होता है जो मिजरी ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे हल्की सी गार्ड्स के जाने की आवाज आती है, पर वो इतनी टर्न्ड ऑन और लोए में खोई हुई होती है कि इस बात की टेंशन ही नहीं लेती। एक पॉइंट पे जाके वो रुकने लगती है, पर लोए कहता है कि और खून पियो, मतलब और लो। दोनों को रियलाइज होता है कि ये फीडिंग का एक्ट बहुत इंटीमेट हो गया था और वो दोनों एक्चुअली में एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिजरी सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना इंटीमेट होगा। ऑफ कोर्स लोए भी टर्न्ड ऑन होता है और कहता है कि उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। मिजरी चेक करती है कि उसका टेक डाउनलोड हो गया है और वो यूएसबी छिपा देती है। अभी एमरी और कोएन अंदर आते हैं, उन्हें साथ देख लेते हैं। एमरी को तो इससे घिन आती है, पर कोएन को मजा आ रहा होता है। अब एमरी के लिए ये चीज बहुत डिस्गस्टिंग थी, इसलिए वो चली जाती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो कुछ सस्पेक्ट नहीं करती। अब कोएन यहाँ लोए से कहता है कि कैल, जो कि लोए का सेकंड इन कमांड है, वो बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते लोए और मिजरी फौरन घर की ओर निकल जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एना बहुत बीमार है और ये ऐसी बीमारी थी जिसे वेयर वाले डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। मिजरी और लोए दोनों उसके साथ लेटे रहते हैं जब तक वो सो नहीं जाती। मिजरी को लगता है कि उसे पता है क्या प्रॉब्लम है और वो ह्यूमन ड्रग सजेस्ट करती है, ना कि उसे ह्यूमन डॉक्टर के पास ले जाने को। जूनो भी कहती है कि हाँ, हमें मिजरी पे भरोसा करना चाहिए और लोए ह्यूमन ट्रेनिटी में जाता है दवाई लेने। तो दवाई वगैरह लेने के बाद जब लोग दवाई के असर होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब मिजरी एलेक्स को एमरी के ऑफिस से ट्रांसमिशन को मॉनिटर करते हुए देखती है। मतलब सेटअप वगैरह काम इन्होंने अच्छा किया था। मिजरी झूठ बोलती है कि लोए चाहता है कि वो उन ह्यूमंस की लिस्ट ढूंढे जो ह्यूमन वेयर ब्यूरो में काम करते थे। असल में तो वो उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जो शायद एना का बाप हो। अभी तो एना मिक्स्ड है, मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ वेयर है। अब एलेक्स को अचानक रियलाइज होता है कि मिजरी से लोए की स्मेल आ रही है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। खैर, इस पॉइंट पे दवाई एना पे काम कर जाती है और सब चैन की सांस लेते हैं। अब अगले दिन मिजरी कैजुअली अपने भाई ओवेन से किसी पे फीड करने के डिटेल्स को पूछती है। ये सुनते ओवेन समझ जाता है और हैरान होता है कि लोए ने इसकी परमिशन दे दी, क्योंकि वेयर्स में ये एक्ट ट्रेडिशनली अपमान माना जाता है। वो मिजरी को क्वेश्चन करता है कि मिजरी जो फीड की है लोवे पे, ये बात वो किसी और को ना बताए, खास करके अपने पापा को। वो कहता है कि जिंदा सोर्सेस से फीड करना इंटीमेट से भी बढ़कर है और ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं, बल्कि इस एक्सचेंज के बायोलॉजिकल और हार्मोनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो दोनों पार्टिसिपेंट्स में बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि वैम्पायर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो फीडिंग से बना बॉन्ड स्पीसीज के लिए बुरा है। मिजरी ये सब इग्नोर कर देती है और कॉल को खत्म करती है। वहीं लोए मिजरी को ढूंढता हुआ आता है और पूछता है कि वो एना के बाप को क्यों ढूंढ रही है और उसे लगता है कि यह अच्छा आइडिया है। मिजरी उनके बीच जो फिजिकली हुआ उसके बारे में बात करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती। किचन में उनके बीच एक इंटीमेट मोमेंट भी होता है। मिजरी कहती है कि उसे डर लग रहा है कि वो चीजों को गलत समझ रही है, क्योंकि लोए की तो पहले से मेट है। अब जैसे ही मिजरी उसे किस करने वाली होती है, मतलब जो उसका पहला किस होगा एक्चुअली में, तभी उसे तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। लोए शॉक में आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि मिजरी को एक्चुअली किसी ने पॉइजन किया है। मिजरी दर्द में कभी होश में आ रही थी, कभी होश खो दे रही थी, और इसी प्रक्रिया के बीच वो लोए और डॉक्टर को डिस्कस करते हुए सुनती है कि उसकी वैम्पायर बॉडी जहर से कैसे डील करेगी। वो सुनती है कि लोए उसके
के पास से हटने से मना कर देता है और एना को किसी सीक्रेट जगह ले जाने का डिसाइड करता है। मिज़री कमजोर हालत में उठती है पर अचानक उसे आराम मिल जाता है। वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा भेड़िया यानी कि वुल्फ होता है एंड ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि लोए है। लोए उसके पास आकर उसे अंदर क्लोजेट में ले जाता है और वो उसके साथ कर्ल अप करके सो जाती है। अब इस पॉइंट तक मिज़री को एहसास होने लगता है कि वो लोए की परवाह करती है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसके बाद मिज़री लोए को लिविंग रूम में अपने सेकंड इन कमांड यानी हेल्पर से बात करते हुए सुन पाती है। लोए उसकी स्मेल ले लेता है और सबको जाने को कहता है। वो मिज़री को बताता है कि वो पिछले 5 दिन से सो रही थी। इनफैक्ट जब तक मिज़री इस तरह के प्रॉब्लम में थी तो यहाँ तो वैम्पायर्स के साथ जंग होते होते बची है, क्योंकि कोलैटरल्स के मरने से बुरी तरह से जंग छिड़ सकती है। मिज़री को चिंता होती है कि जहर एना के लिए था, लेकिन लोए कहता है कि एमरी की तरफ से कोई इशारा नहीं था। वो मिज़री को छुपाना चाहता था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पॉइंट पे बात करते हुए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। अभी अचानक ओवेन का फोन आता है जो इंसिस्ट करता है कि मिज़री घर आए। ओवेन समझ जाता है कि लोए और मिज़री का अब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है और इस बात पे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था, जिसे वो शो भी करता है। वो मिज़री को बताता है कि किसी ने सेरेना के अपार्टमेंट में घुसपैठ की है और इस बारे में वो मिलकर बात करना चाहता है। अब ओवेन से मिलने जाने से पहले एलेक्स के पास इनके लिए कुछ खबर होती है। एलेक्स बताता है कि उसे सेरेना के साथ एक कनेक्शन मिला है। वो थॉमस जलाकास नाम के आदमी का इंटरव्यू करने वाली थी जो पास्ट में ह्यूमन वेयर ब्यूरो का हिस्सा था। लो और मिज़री अंदाजा लगाते हैं कि जलाकास ही एना का बाप है क्योंकि फोटो में वो एना जैसा दिख रहा था। उन्हें पता चलता है कि सेरेना के गायब होने के 2 हफ्ते बाद ही जलाकास एक कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गया था। लो यहाँ मिज़री को कंसोल करता और कहता है कि इन सब का ये मतलब नहीं है कि सेरेना मर गई है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अब तक जिंदा हो। वो रीजन देता है कि जिसने भी जलाकास को मारा उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो इस एक्ट को एक्सीडेंट दिखा सके और शायद सेरेना के साथ भी वैसा ही किया होगा, मतलब मारा नहीं होगा, रखा होगा अपने पास कहीं छुपा के। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में डेवनपोर्ट यानी कि जो कि एक्स गवर्नर है उससे पूछेंगे। खैर तो आगे मिज़री और लोवे डेवनपोर्ट के लिए क्या गिफ्ट लेके जाएं इस बात पे बहस करते हुए एंजॉय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों ही उसे पसंद नहीं करते। मिज़री को रियलाइज होता है कि वो सेरेना के अलावा किसी के साथ पहली बार फन कर रही है। नाउ डेवनपोर्ट के साथ डिनर पे वो अजीब तरह से पुराने डिजास्टरस वेयर ऑफ वैम्पायर यूनियंस के बारे में बात करते हैं। जब डेवनपोर्ट जलाकास के लेडीज मैन होने और लोवे की मां को जानने के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है तो लोवे उस पर हमला करके उसे दीवार से पिन कर देता है। वो डेवनपोर्ट से पूछता है कि उसने जलाकास को क्यों मरवाया, गार्ड्स को इग्नोर करते हुए जो उस पर बंदूक ताने हुए चिल्ला रहे होते हैं। डेवनपोर्ट कहता है कि जलाकास जर्नलिस्ट से डेवनपोर्ट के गबन के बारे में बात कर रहा था, मतलब डेवनपोर्ट जो पैसे वैसे चुरा रहा था उन सब चीजों के बारे में। लोए और मिज़री स्पेकुलेट करते हैं कि सेरेना को जलाकास के थ्रू एना के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। लोए सजेस्ट करता है कि सेरेना ही जलाकास को उसकी पोटेंशियल बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। वो सोचते हैं कि सेरेना कहीं छुपी हुई है पर मिज़री ये मानने से इनकार कर देती है कि वो एक कहानी के लिए किसी बच्चे को खतरे में डालेगी। इसके बाद ये लोग वैम्पायर टेरिटरी में ओवेन से मिलने जाते हैं और मिज़री हैरान होती है कि वो उसे देखकर खुश है, मतलब ओवेन को देखकर, और वो यहाँ नोटिस करती है कि ओवेन अपने साथ एक वेयर औरत को लेके आया है। ये वेयर औरत और कोई नहीं बल्कि गाबी थी। जी हाँ दोस्तों, गाबी को देख के मिज़री नर्वस फील करती है और लोए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस बात से चौंक जाती है क्योंकि उसे लोए से ऐसी नरमाहट की उम्मीद नहीं थी, खास करके उसकी मेट के सामने। ओवेन उनकी ऑब्वियस केमिस्ट्री पे उन्हें छेड़ता है। वो रिवील करता है कि सेरेना के घर के बाहर के सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ ब्रेक इन वाले दिन ही टैंपर किए गए थे। गाबी मिज़री को सरप्राइज करती है ये कह के कि उसे पता है कि क्या चल रहा है और वो उसके साथ सिंपैथाइज करती है। फिर ओवेन अपने पिता की काउंसिल सीट का हॉस्टाइल टेक ओवर करने का प्लान बताता है। इसका मतलब कि वो उन्हें मारने का प्लान कर रहा है। वो इसके लिए मिज़री का सपोर्ट मांगता है और मिज़री खुद शॉक में थी लेकिन उसके लिए डर भी रही थी। मिज़री को रियलाइज हो गया था कि ओवेन कितना ज्यादा सीरियस है और वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि ओवेन तो इस बात से भी काइंड ऑफ ड्रिवन है कि मिज़री के साथ कितना बुरा हुआ है। ओवेन मजबूत अलायंसेस बनाना चाहता है एंड सेम इज द केस विद लोवे। लोवे ओवेन को कहता है कि वो उसके जैसे आइडियाज वाले लीडर का स्वागत करेगा क्योंकि लोवे मिज़री के बाप हेनरी से नफरत करता है। लोवे बाद में गावी से चेक करता है जो कहती है कि सब अच्छा चल रहा है और वो अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। लोवे कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत कम इमोशन या इंटरेस्ट दिखाता है। अब इस पॉइंट पे अचानक से मिज़री को सब कुछ साफ हो जाता है और उसे चुपके से एहसास होता है कि गैबी असल में लोवे की मेट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये डेवनपोर्ट का एक झूठ था। खैर तो इसके बाद लोवे मिज़री के ह्यूमन अपार्टमेंट में रुकते हैं। वो इस बात से ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि वहां कितनी ज्यादा मिज़री की स्मेल है। मिज़री पूछती है कि गैबी को कोलैटरल क्यों चुना गया और लोवे कहता है कि उसने खुद ऑफर किया था। मिज़री लोवे को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि अगर गाबी उसकी मेट नहीं है तो क्या वो खुद उसकी मेट है, मतलब क्या मिज़री उसकी मेट है। वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है और कहती है कि उसे लगता है कि लोवे उसका मेट है। और अचानक लोवे एकदम बंद हो जाता है, मतलब क्लोजअप हो जाता है और उससे कहता है कि उसने गलत मतलब निकाला है कि वो कैसा फील करता है और उन्हें शायद अब अलग रहना चाहिए। लोवे कहता है कि वो किसी को भेज देगा मिज़री को पिक करने के लिए। मिज़री उसके बदले हुए बिहेवियर से टूट जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लोवे भी उसे पसंद करता है। आखिर में मिक उसे पिक करता है और घर ले जाने के बजाय उसे कुछ इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो बेहोश होती है मिक कहता है मुझे माफ कर देना, मतलब कहानी में आ गया है एक ट्विस्ट। नाउ जब मिज़री को
हल्का हल्का होश आता है तो उसे ऐसा लगता है मानो सेरेना उसे उठा रही है। मतलब सेरेना उसे इसी तरह से झकझोर के उठाया करती थी। एंड वाकई में वो एक कमरे में सेरेना के साथ थी। जी हाँ दोस्तों, सेरेना इस कमरे में बंद थी, वो भी 3 महीने से ज्यादा से। हालांकि सेरेना को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। मिज़री सोचती है कि मिक चुपके से एमरी के लिए काम कर रहा है और वो वेयर टेरिटरी में है। तो हाँ, मिज़री और सेरेना मिल चुके हैं और यहाँ दोनों बात करते हैं, जहाँ मिज़री सेरेना को अपनी शादी और कैसे सेरेना की स्टोरी उसके किडनैपिंग का कारण बनी ये सब कुछ बताती है। सेरेना मिज़री को एक गार्ड को अपने वश में करने की कोशिश करने के लिए मनाती है। मिज़री कोशिश करती है पर गार्ड गुस्से में आ जाता है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो सेरेना उसका हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली तोड़ देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने हमें बाहर नहीं जाने दिया तो हम और भी बुरा करेंगे। थोड़ी और टॉर्चर वगैरह के बाद वो उन्हें फाइनली बाहर जाने देता है और वो उसे अंदर बंद कर देती हैं। जब वो बाहर जाती है तो अचानक मिज़री को समझ आता है कि वो कहाँ है। ये लोग एक्चुअली में द नेस्ट में थे, यानी कि मिज़री के पिता के घर में। मिज़री कंफ्यूज हो जाती है कि वेयर गार्ड्स वैम्पायर टेरिटरी में क्यों हैं और तभी वानिया, जो कि उसके पिता की हेड गार्ड है, वो उन्हें ढूंढ लेती है। वानिया उसके गार्ड्स उन्हें मिज़री के पिता हेनरी के पास ले जाते हैं। मिक वहां हेनरी के पीछे शर्मिंदा खड़ा होता है। जब मिज़री मिक से पूछती है कि उसने लोए को धोखा क्यों दिया तो मिक कहता है कि हेनरी ने उसके बेटे को बंधक बना रखा है, इसलिए मिक को मजबूरन हेनरी की बात माननी पड़ रही है। हेनरी मिज़री को ताना मारता है कि उसने बड़ी पिक्चर नहीं देखी और पूछता है क्या उसे पता है कि उसने सेरेना को क्यों नहीं मारा। वो रिवील करता है कि सेरेना हाफ वेयर हाफ ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेरेना भी बिल्कुल एना की तरह है और वो उस पर नजर रखना चाहता था और इसीलिए उसने उसे मिज़री के साथ रखा था। अब इस पॉइंट पे सेरेना भी मिज़री से कन्फेस करती है कि वाकई में वो हाफ वेयर है। हालांकि उसे भी अपनी लाइफ के बारे में हाल ही में पता चला था, तो इसलिए सेरेना अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर दी थी और उससे मिला थॉमस जलाकास, जो कि खुद सेरेना को ढूंढने में इंटरेस्टेड हो गया था। हेनरी ने डेवनपोर्ट को हिप्नोटाइज किया था ये सोचने के लिए कि जलाकास को मारना जरूरी है और एमरी और उसके लॉयलिस्ट्स हेनरी के लिए एना को लेने की कोशिश में अच्छे खबर थे। हेनरी कहता है कि सेरेना और एना जैसे लोग खतरनाक है। वो अलग बात है कि ये लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन ऐसे लोगों के कारण दो गुटों के बीच में एकता आ जाती है। ये लोग एकता के प्रतीक बन जाएंगे, मतलब वेयरवुल्फ्स और ह्यूमन साथ में आ जाएंगे तो वैम्पायर्स के साथ गलत होगा, जो कि ऑलरेडी कम है संख्या में। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ मेन विलन हेनरी है और वही सब चाल रचा था और उसकी रीजनिंग भी आपको समझ आ गई होगी। तभी अचानक लोवे हथकड़ियों में गार्ड्स और ओवेन द्वारा अंदर लाया जाता है, मतलब लोवे भी कैप्चर हो चुका है। यहाँ मिज़री अपने भाई के कारनामे देखकर दहशत में कंफ्यूज हो जाती है। हेनरी कहता है कि मिज़री की उपयोगिता जारी है क्योंकि अब उसे पता है कि एना को लोवे से कैसे हासिल करना है। उसने सुना है कि मेट को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए उसने पहले ही मिज़री को जहर देकर लोवे से तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो बच गई। उससे हम समझ पाते हैं कि हेनरी अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, जहर तक दिया था। सेरेना मिज़री से उनकी बनाई हुई लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि हेनरी एक बात को लेकर गलत है और वो इस बात को लेकर गलत है कि सेरेना हाफ वेयर होते हुए भी शिफ्ट कर सकती है, मतलब कि वुल्फ बन सकती है। खैर, तो इस पॉइंट पे भले ही लोए मिज़री से लड़ा था, वो कहती है कि वो उसकी लाइफ में हुई सबसे अच्छी चीज है और चुपके से ये भी बता देती है कि एना की चिंता तब तक सुलझ जाएगी जब तक वो अपने 20s में होगी। लोए उसके गुप्त शब्दों को समझ जाता है और सेरेना की शिफ्ट करने की क्षमता की तरफ इशारा करते हुए उसी समय एक इशारे पे ओवेन लोवे की बंदिशें खोल देता है और इसके बाद लोवे और सेरेना शिफ्ट करते हैं और कमरे में रहे वैम्पायर्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब दोस्तों, ओवेन धोखा नहीं दिया, वो यहाँ डबल क्रॉस कर रहा था, अपने ही साइड है। तो बुरे वैम्पायर्स को खत्म करने और कुछ और को बंधक बनाने के बाद वो जीत जाते हैं। बेसिकली ओवेन ने उनके जाने के 1 घंटे बाद लोए को फोन किया था क्योंकि उन्हें मिक के सेरेना के अपार्टमेंट में घुसने की फुटेज मिली थी। लोए मिज़री के किडनैप होने की बात को जानकर टूट गया था और ओवेन ही ये रेस्क्यू प्लान ऑफर किया था क्योंकि ओवेन को शक होने लगा था कि उसका बाप हेनरी जो है वही गलत काम कर रहा है। फाइट के बाद जब ये लोग हेनरी से पूछताछ करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हेनरी कहता है कि उसे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। ओवेन कहता है कि वो हेनरी की पूरी विरासत को खत्म करने का इरादा रखता है। मिज़री आखिरी शब्द कहने से मना कर देती है और हैरान होती है जब ओवेन और लोए सजेस्ट करते हैं कि वो काउंसिल में अपने पिता की जगह लेने की कोशिश करे। वो कहते हैं कि वो ये नहीं मानना चाहते कि ओवेन ही सक्सेसर है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप था। मिज़री यहाँ मना कर देती है और मिक और उसके बेटे के बारे में पूछती है। वो मिक के बेटे को ढूंढ रहे हैं और मिक के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया जाता, मतलब उसके साथ क्या किया जाएगा। और हाँ, एना सुरक्षित है। मिज़री पूछना चाहती है क्या वो सच में लोए की मेट है, पर ओवेन के सामने नहीं पूछ पाती क्योंकि उसे पहले ही एक बार रिजेक्शन मिल चुका था। लोए पूछता है कि वो अपने पिता के साथ क्या करना चाहती है और वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। सेरेना भी यहाँ कन्फेस करती है कि वो मिज़री को अपने हाफ वेयर होने के बारे में बताने से डर रही थी। जब वो 3 महीना बंद थी तो उसने प्रैक्टिस
शुरू किया था कि मतलब वो शिफ्ट कर पाए, और तभी तो एन मौके पे वो शिफ्ट कर पाई। और इस पॉइंट पे मिजरी और सेरेना ये दोनों भी आपस में सुलह कर लेते हैं। अब अगले कुछ दिनों में मिजरी अपना सारा टाइम सेरेना के साथ बिताती है, जो अपनी नई पहचान के साथ एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। मिजरी लोए से पूछने जाती है कि क्या सेरेना वेयर्स के टाइम बिता सकती है, और तब उसे पता चलता है कि लोए तो यहाँ से चला गया है। ओवेन उसे बताता है कि काउंसिल कोलैटरल्स पे वोट करने वाले हैं और कि मिजरी और गैबी को शायद अब सर्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पूरे कोलैटरल सिस्टम को ही हटा दिया जाएगा। वो पूछता है कि क्या मिजरी अब भी लोए के साथ रहना चाहती है, एंड हम जानते हैं कि मिजरी तो चाहती है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या लोए भी ऐसा चाहता है। बट स्टिल मिजरी डिसाइड्स कि वो एक बार और जाकर खुद से लोए से इस बारे में पूछेगी और सेरेना को भी वेयर के टेरिटरी में ले जाएगी। तो हाँ, ऐसे में मिजरी सेरेना को जूनो के पास छोड़ती है, जो सेरेना को ट्रांजिशन में हेल्प कर रही है। फिर मिजरी लोए के घर जाती है। लोए उसे देखकर खुश लगता है, पर वो सावधान रहती है और पूछती है कि क्या वो ट्रेसपास कर रही है। इस पे लोए कहता है कि ये घर मिजरी का भी है और मिजरी को कोई भी इजाजत पूछने की जरूरत नहीं। वो उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला और कहा कि वो मैटर नहीं करती। वो जानना चाहती है क्या वो सच में उसकी मेट है, क्या वो मैटर करती है। इस पे लोए कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि मिजरी खुश रहे। उसे लगा कि सिर्फ इसलिए कि वो उसकी मेट है उसे मजबूरन उसे पसंद करना पड़ेगा, और वो उसके लिए ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि पूरी जिंदगी उसे दूसरों के लिए जीने पे मजबूर किया गया है। वो यहाँ लोए को समझने की कोशिश करती है और फाइनली कहती है कि वो लोए से प्यार करती है, और भले ही लोए उससे प्यार न करे, लेकिन वो रुकने का प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एना की लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है और झील के पास रहना चाहती है, क्योंकि उसे ये पैक, मतलब जो ये वेयर्स का पैक है, वो पसंद आने लगा है। ये सुनकर लोए बहुत खुश होता है और खिड़कियां बदलने पे जोर देता है ताकि सूरज से मिजरी को प्रॉब्लम ना हो। मतलब दोस्तों, लोए भी मिजरी से एक्चुअली में प्यार करता है। वो जो कुछ भी बोला था वो बस मिजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। मिजरी उसे कहती है कि शायद वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, पर वो फिर भी उसे चुन रही है। आखिर में लोए हिम्मत करके मिजरी को अपना मेट कहता है, और मिजरी भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। मतलब दोनों के बीच सुलह हो गया है और दोनों साथ में रहने वाले हैं। खुशी से दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अब बुक के एपिलॉग में लोए और मिजरी एना का कमरा सजा रहे होते हैं। लोए मिजरी के लिए जो कुछ भी इमोशंस फील करता है वो अब उन्हें पूरी तरह से अपना रहा है, और वो नोटिस करती है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो पहले नाखुश नहीं था, पर अब वो सच में बहुत खुश है। वहीं एना कोएन के साथ आती है। जब कोएन सेरेना को देखता है वो एकदम जम जाता है, जिससे हम व्यूअर्स के मन में एक थॉट आता है कि शायद वही सेरेना का असली बाप हो सकता है। शुरुआत में हम ड्यूलैक और क्लॉडिया को रोमानिया शहर में घूमते हुए देखते हैं। ये टाइम 1920s का था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था और सभी लोग अपने अपने तरीके से इस युद्ध के मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूलैक और क्लॉडिया का जीवन अब काफी दुख दर्द भरा था, जहां वो बंकर्स में सोते और हर रोज पैदल ही आगे बढ़ते रहते। यहाँ क्लॉडिया अपने जैसे वैम्पायर्स को ढूंढना चाहती थी और उसे यकीन था कि यूरोप में तो उन्हें अपने जैसे और क्रीचर्स मिल ही जाएंगे। ड्यूलैक और क्लॉडिया आपस में अब कम बातचीत वगैरह करते थे। इनफैक्ट क्लॉडिया ड्यूलैक से काफी कोल्डली बिहेव करती थी, क्योंकि वो नाराज थी कि एक तो ड्यूलैक ने लेस्टैट को पूरी तरह खत्म नहीं करा और वो अब भी उसे अपने दिल में रखे हुए है, जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। दोनों रात रात भर चलते रहते और किसी चेक पोस्ट पर पकड़े जाने पे अपनी नकली आईडी वगैरह दिखाते, लेकिन जब सोल्जर्स उन पे शक करने लगते तब दोनों उन सोल्जर्स का शिकार करके आगे बढ़ते। इस जर्नी के दौरान क्लॉडिया ने अलग अलग भाषा भी सीख ली थी, जिससे उन्हें लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन करने में इजी होता। दोनों काफी मुश्किलों से गुजर रहे थे और ड्यूलैक को ज्यादा आशा तो नहीं थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन क्लॉडिया हार मानने वालों में से नहीं थी और ड्यूलैक भी उसका पूरा साथ दे रहा था। ड्यूलैक यहाँ ये भी जिक्र करता है कि वो अब घर लौटना चाहता है, लेकिन ही रियलाइजेस कि उसका घर तो लेस्टैट के मरते ही खत्म हो गया था। अब दोस्तों, ड्यूलैक तो इतने गिल्ट में था कि उसे कभी कभी लेस्टैट दिखने भी लग जाता था। एक एनकाउंटर में लेस्टैट उससे बातें भी करता और वो कहता है कि मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा और हाँ, मैं तुम्हें मार भी दूंगा। ड्यूलैक सेज कि तुम जिंदा होते तो अब तक मुझे मार चुके होते, लेकिन लेस्टैट कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे खुश होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम अपनी लाइफ में वापस से खुश होगे तब मैं तुम्हें मारूंगा। अब दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ सिर्फ ड्यूलैक की इमेजिनेशन थी एंड दिस प्रूव्स कि वो बहुत गिल्ट में था और ये गिल्ट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पर समहाउ क्लॉडिया के खुशी के लिए वो अपने इन इमोशंस को छुपा के रखता था। एक सीन में ड्यूलैक कन्फेस करता है कि उसने अपनी लाइफ में शायद 7000 लोगों की हत्या की है, लेकिन सिर्फ लेस्टैट की मौत ही उससे मर्डर जैसी महसूस होती है और वो कहीं ना कहीं खुद को लेस्टैट का कातिल मानता है। खैर, एक रात जब दोनों शहर में घूमते रहते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कॉफिन में मरे हुए डेड बॉडीज पे गोली चला रहे थे एंड इसे देखकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरे हुए इंसान को वापस क्यों मारा जा रहा है। इस एरिया में सभी घरों के बाहर होली क्रॉस लटकाया हुआ मिलता है और बाइबल भी दिखती है, इंडिकेटिंग कि हो सकता
लगता है ये लोग किसी इविल एंटिटी को अपने घर से दूर रखने के लिए इतना सारा जुगाड़ कर रहे हैं। क्लॉडिया को फीलिंग आ जाती है कि जरूर यहाँ पे वैम्पायर्स मिलेंगे। खैर रास्ते में क्लॉडिया एंड ड्यूलैक को दो सोल्जर्स तंग करने लगते हैं और ऐसे में एमिलिया नाम की एक औरत आकर इन दोनों को अपने साथ एक शेल्टर होम ले जाती है। इनफैक्ट एमिलिया ड्यूलैक और क्लॉडिया को सोने की जगह भी देती है। उसी शेल्टर होम में उन्हें मॉर्गन नाम का एक अमेरिकन आदमी भी मिलता है जो कि एमिलिया को लाइक करता था। क्लॉडिया भी शेल्टर होम के बच्चों के साथ खेलने जाती है और यहाँ क्लॉडिया को बच्चे डेयर देते हैं कि वो रात को जंगल में घूम कर दिखाए। नाउ क्लॉडिया को ऑब्वियसली डर तो लगता नहीं था और इसीलिए वो इस डेयर के लिए मान जाती है। और उसी सफर के दौरान वो एक अजीब क्रीचर को देखती है जो सोल्जर्स का खून पी रहा था। अब ये क्रीचर आइडियली तो वैम्पायर ही होना चाहिए, लेकिन वो काफी अगली और गंदा सा दिख रहा था। क्लॉडिया उसे बुलाकर कहती है कि देखो मैं भी तुम्हारी जैसी ही एक वैम्पायर हूँ, लेकिन वो क्रीचर क्लॉडिया को धक्का देकर वहां से चला जाता है। बट स्टिल क्लॉडिया अब उत्साहित हो चुकी थी और ऐसे में वो शेल्टर होम वापस आती है और ड्यूलैक को उस क्रीचर के बारे में बताती है। अब ड्यूलैक यहाँ क्लॉडिया की बात को ये कहकर टाल देता है कि वो कोई बबून होगा जो शिकार कर रहा होगा। अब आधी रात को इन दोनों को शेल्टर के डाइनिंग रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों भागकर देखने जाते हैं। हम देखते हैं कि एमिलिया को टेबल पर लिटाया हुआ था और उसके गर्दन से खून बह रहा था, इंडिकेटिंग कि ये किसी वैम्पायर का काम है। सोल्जर्स उसे मार देना चाहते थे क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें लग रहा था कि एमिलिया कोई इविल में कन्वर्ट न हो जाए। वहीं मॉर्गन उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहा था। मॉर्गन यहाँ ड्यूलैक से भी मदद मांगता है, लेकिन ड्यूलैक उसकी कोई मदद नहीं करता। इन द एंड सारे लोग मिलकर एमिलिया का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे ड्यूलैक को क्लॉडिया की बातों पे यकीन हो गया था और दोनों जंगल में छुपकर उस क्रीचर का इंतजार करते हैं। ये क्रीचर आता भी है और ऐसे में दोनों उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक फीमेल वैम्पायर ना जाने कहां से आकर ड्यूलैक पे हमला करती है और वो क्रीचर भी ड्यूलैक पे झपटता है। क्लॉडिया ड्यूलैक को बचाने के लिए उस क्रीचर की आंखें नोच लेती है, जिससे वो औरत ड्यूलैक को छोड़ देती है। अब वो क्रीचर फीमेल वैम्पायर के सर में गोद रखे हुए था कि तभी वो फीमेल वैम्पायर उसे मार देती है। लेटर शी जस्टिफाइज कि तुमने उसकी आंखें निकाल ली थी तो अब वो शिकार कैसे करेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया। नाउ वी कैन से कि एट लास्ट ड्यूलैक एंड क्लॉडिया का इंतजार खत्म हुआ था, क्योंकि वो लोग एक ओल्ड वर्ल्ड वैम्पायर से मिल चुके थे और इसका नाम था डाशियाना। वो फीमेल वैम्पायर इन्हें अपने घर ले आती है, जहां वो सोल्जर्स को वैम्पायर्स में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी, ऑल्दो वो कोई खास सफल नहीं हुई थी। ड्यूलैक उसे एक्सप्लेन करता है कि वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ वो जिन लोगों को हंट कर रही है उन लोगों के खून में नेगेटिविटी, पेन एंड सैडनेस है और इस तरह का खून वार्मथ या न्यूट्रिशन वैम्पायर्स को नहीं दे पाता है जैसा आइडियली वैम्पायर्स को चाहिए। क्लॉडिया उनसे कहती है कि आप हमारे साथ अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिका चलिए, जहां वापस से स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। क्लॉडिया ये भी पूछती है कि आप जैसे और कितने ओल्ड वैम्पायर्स हैं, और यहाँ डासियाना कहती है जिसको तुमने मार दिया वो मेरा लास्ट बेटा था और मेरा अब कोई नहीं बचा। क्लॉडिया यहाँ इस इनकाउंटर से खुश थी, लेकिन एकदम से वो फीमेल वैम्पायर खुद को आग में जला देती है, इंडिकेटिंग कि वो अपने जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। क्लॉडिया इसे देखकर काफी सदमे में आ जाती है एंड देखा जाए तो उसका जो ड्रीम था वैम्पायर से मिलने का वो कहीं ना कहीं शैटर हो चुका था। लेकिन ड्यूलैक यहाँ क्लॉडिया को निराश नहीं होने देता और उसे प्रोत्साहित करता है। ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एक ट्रक में बैठकर पेरिस पहुंचते हैं। नाउ यहाँ से कहानी प्रेजेंट सीन में आती है, जहां में दिखाया जाता है कि अरमांड और ड्यूलैक साथ में इंटरव्यू देने का डिसाइड करते हैं और इसके पीछे उनका ये एजेंडा था कि वो मोलॉय की ओवर स्मार्टनेस को रोक सके, क्योंकि मोलॉय अपनी बातों के जाल में ड्यूलैक को फंसा रहा था ताकि वो ड्यूलैक से सारी बातें जान सके। और इसी पॉइंट पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम क्लॉडिया और ड्यूलैक को देख पाते हैं जो कि पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस के अंदर ड्यूलैक काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ उसके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्लॉडिया अब निराश रहने लगी थी। वो बस इसीलिए पेरिस रह रही थी क्योंकि ड्यूलैक इससे खुश था और वो ड्यूलैक की खुशी में बाधा नहीं बनना चाहती थी। ड्यूलैक अब यहाँ एक फोटोग्राफर बन गया था, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे दो लोग छुप कर उन पे नजर रखे हुए थे। अब ये दो लोग कौन है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे दोनों वैम्पायर्स इंटरव्यू देते हुए मोलॉय के माइंड को भी पढ़ लेते हैं और वो 1985 पेरिस में हुए एक किस्से को दोहराते हैं जो मोलॉय के लवर एलिस के बारे में थी। उस वक्त मोलॉय ने एलिस को प्रपोज करा था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी एंड वो तो तब प्रेग्नेंट भी थी। मोलॉय से परेशान हो जाते हैं, बट समहाउ आर्मंड एंड ड्यूलैक को मोलॉय का दुखता नस मिल चुका था, व्हिच वाज एलिस। हाउएवर वो अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी वापस पेरिस में आती है, जहां क्लॉडिया पेरिस के सड़कों पे घूम रही होती है और वो एक दुकान
दुकान से अपने लिए एक सिल्क ड्रेस लेती है। वहाँ की मालकिन थोड़ी रूड होती है, लेकिन क्लॉडिया किसी तरह ड्रेस को खरीद लेती है। वहीं ड्यूलैक पेरिस में एक पार्क में घूम रहा होता है जो कि पर्टिकुलरली होमोसेक्सुअल लोगों के लिए था। वहाँ ड्यूलैक की मुलाकात अरमांड से होती है जो स्पेशली ड्यूलैक से ही मिलने आया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति अरमांड ही था जो कि ड्यूलैक पे नजर रखे हुए था। अरमांड ज्यादा कुछ नहीं कहता और वो ड्यूलैक और क्लॉडिया को अपने थिएटर पे इनवाइट करता है जिसका नाम था थिएटर डेस वैम्पायर। अब ड्यूलैक खुश होकर घर जाता है और वो क्लॉडिया से ये बात शेयर करता है कि हमें हमारे जैसे लोग मिल चुके हैं। ऐसे में क्लॉडिया अपना न्यू ड्रेस पहन के ड्यूलैक के साथ थिएटर पे जाती है। ये थिएटर अनकन्वेंशनल और शहर में काफी फेमस भी था। अब अनकन्वेंशनल इसलिए क्योंकि यहाँ का पूरा शो वैम्पायर्स ही चलाते थे, जैसे कि एक्टिंग टू लाइट स्क्रीन पे सब कुछ वैम्पायर का एक ग्रुप करता था कॉल्ड कोवेन। अरमांड इनका डायरेक्टर कम लीडर था और इनका मेन आर्टिस्ट था वैम्पायर सैंटियागो। पेरिस के सभी लोग यहाँ प्लेस देखने आते थे, लेकिन उनको भनक भी नहीं लगती थी कि यहाँ के लोग सच में वैम्पायर्स थे। और तो और ये लोग प्ले भी वैम्पायर्स वाला ही चुनते थे जिसके लिए वो रियल आदमी को उठा लेते थे। वो लड़के और लड़कियों को स्टेज पे छोड़ देते थे इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और वो सभी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करता कि ये लोग सच में वैम्पायर्स थे। लेकिन क्योंकि ये एक ड्रामा कंपनी थी तो लोगों को लगता था कि ये तो नाटक ही कर रहे हैं। लोग उस विक्टिम की बातों पर भरोसा नहीं करते और सैंटियागो सबके सामने उसका हंट करता। लोग खूब खुश होकर तालियां बजाते और उनको स्लाइटेस्ट शक भी नहीं होता कि ये सब तो सच में हो रहा है। और दोस्तों सच में सैंटियागो की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और वो अपने काम में माहिर था। खैर पहला शो देखकर क्लॉडिया वाज हाईली इंप्रेस्ड एंड देन वो और ड्यूलैक दोनों बैक स्टेज जाते हैं टू मीट एवरीवन। बैक स्टेज पे पूरा कोवेन उन्हें वार्मली वेलकम करता है और वो लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। सैंटियागो इनसे पूछता है कि आपका मेकर कौन है, तो क्लॉडिया बात संभालने के लिए झूठ कह देती है कि हमारे मेकर का नाम ब्रूस है और वो कोपेनहेगन से था। हम तो उसे शिकागो में मिले थे और हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते एज उसने खुद को आग में जलाकर मार लिया था। अब हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल झूठ बात है क्योंकि इन दोनों का मेकर लेस्टैट था जिसको इन्होंने ही मारा है। खैर तभी अचानक क्लॉडिया दीवार पे टंगी एक पोर्ट्रेट को देखती है और पूछती है कि ये आदमी कौन है। अरमांड उसे बताता है कि ये हमारे थिएटर के को फाउंडर की तस्वीर है जिनका नाम है लेस्टैट डी लायन काउंट। जी हाँ दोस्तों, ये थिएटर पहले लेस्टैट ही चलाता था और दोनों ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मोलॉय ड्यूलैक से पूछता है कि तुम्हें पता नहीं था कि ये होने वाला है, और इसका मतलब यह है कि अरमांड लेस्टैट को तुमसे भी पहले जानता था। इस पे अरमांड अग्री करता है और वो एक्सेप्ट करता है कि वो बहुत टाइम पहले से लेस्टैट के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी था, लेकिन अरमांड के हिसाब से वो कोई सीरियस बात नहीं थी और इस पॉइंट पे कहानी में लिटरली कुछ भी हो रहा है। खैर कहानी वापस क्लॉडिया और ड्यूलैक पे आती है जहाँ वो दोनों घर वापस आकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जहां क्लॉडिया इंश्योर्स कि हमें चुप रहना है और किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। क्लॉडिया यहां इस इंसिडेंट के बाद वहां प्रेजेंट सभी लोगों के माइंड को भी रीड की थी और किसी को इन पे शक तो नहीं हुआ था। वहीं ड्यूलैक की बात की जाए तो वो तो अब चाहता भी नहीं था कि वो कोवेन में किसी से भी मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस वाज डेंजरस। अगर उन्हें पता चल जाता कि लेस्टैट को ड्यूलैक मारा है तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। पर दोस्तों क्लॉडिया को अब मजा आने लगा था और वो अब रोज थिएटर में प्ले देखने जाना चाहती थी एंड क्लॉडिया तो किसी और की सुनेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स इन्हें थिएटर जाना ही पड़ रहा था। आगे ड्यूलैक को लेस्टैट का रखा हुआ एक खत भी मिलता है जो काफी इमोशनल था और इस सीन को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता एज इट वाज मोर ऑफ ए ड्रामा। खैर आगे एक रात कोवेन ड्यूलैक और क्लॉडिया को हंट के लिए इनवाइट करता है जहां सारे लोग मिलकर बाइक में बैठ के हंट करने निकलते हैं। वो लोग एक मैंशन में घुस के तबाही मचा देते हैं और क्लॉडिया तो इससे काफी खुश थी। ड्यूलैक और अरमांड मैंशन के बाहर ही बातें करने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अरमांड ड्यूलैक को काफी चाहता है, लेकिन ही ऑल्सो सेज कि तुम्हें अपने थॉट्स को ब्लॉक करना नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम लेस्टैट लायन काउंट का नाम सुने थे तो आई कुड सेंस कि तुम्हारे माइंड में कुछ हलचल हुई थी। अरमांड कहता है कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और लेस्टैट के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे सच सुनने की आशा करता हूँ। और हाँ एक और बात कि कोवेन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि लेस्टैट का नाम सुनते ही तुम अपने थॉट्स को ब्लॉक करना सीखो और मैं तुम्हें इस काम में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ ड्यूलैक मोलॉय से कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो एलिस ने क्यों तुम्हें रिजेक्ट करा। मोलॉय हाँ कहता है और ड्यूलैक कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो तुम्हें याद करती है तो। इससे इंटरव्यूअर थोड़ा दुखी हो जाता है, इंडिकेटिंग कि ये दोनों अब मोलॉय को मैनिपुलेट करेंगे और यहीं पे 9th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम मोलॉय को एक रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लिखते हुए पाते हैं। He was trying to concentrate on it कि तभी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी उससे कुछ कहने लगता है। वो आदमी पूछता है कि क्या आप डैनियल मोलॉय हो, अगर हाँ तो मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी है। वो ये भी कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप अब उनके कंट्रोल में है और बुरी बात यह है कि अब वो 2 लोग हैं। देन ये बंदा कहता है कि मैं एक फर्म से हूँ जिसके बारे में उन दोनों ने तुमसे अब भी जिक्र नहीं किया है। लास्ट मंथ तुम उन जैसे 9
900 को ट्रैक कर रहे थे ना, लेकिन हमने इस महीने 1600 को ट्रैक करा है। अब वो आदमी ऐसे ही और भी अजीब अजीब बातें करने लगता है और आगे वो आदमी ये भी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो इस मिशन पे, तुम जैसे और 4 लोग थे जो शायद अब तक जिंदा भी नहीं है। वो व्यक्ति अपना नाम रैगलम जेम्स बताता है और वो कुछ कंप्यूटर फाइल्स की भी बातें करता है। अब मोलॉय इस आदमी से काफी परेशान हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन हम व्यूअर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये आदमी कौन था जिसे मोलॉय के राज के बारे में पता है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में आगे जरूर पता चलेगा। खैर, इसके बाद मोलॉय ड्यूलैक के अपार्टमेंट में लौटता है और उसकी अरमान से बहस हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंतित वो इस बात से था कि क्या उसका लैपटॉप सच में हैक्ड है। वो बार बार अपने लैपटॉप में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे पता चल सके कि क्या उसका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। खैर, तो इसके बाद आर्मंड अपने लेस्टैट से मिलने की कहानी सुनाता है। इट वाज द ईयर 1556। तब आर्मंड और उसका वैम्पायर ग्रुप यानी कि कवन आम लोगों से छुपकर रहते थे। वो लोग खुद को सैटन के डिवोटी मानते थे और उनकी लाइफ काफी दुखदाई और कष्टों से भरी थी। वो लोग कुछ लॉज भी फॉलो किया करते थे जिसके वॉयलेट होने पे उन्हें सजा मिलती थी। उन्हीं लॉज में 4th लॉ था कि कोई भी वैम्पायर किसी इंसान के सामने अपना वैम्पायर नेचर शो नहीं कर सकता था। लेकिन आर्मंड ने लेस्टैट के बारे में सुना था जो खुलेआम लोगों को अपनी शक्ल दिखाता था थ्रू हिज एक्टिंग इन द थिएटर्स डेस वैम्पायर। ऐसे में आर्मंड एक दिन लेस्टैट से मिलने भी जाता है एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू लेस्टैट। ऐसे में वो सोचता है कि उसको लेस्टैट को अपने कब्जे में लाना ही पड़ेगा। फिर वो लेस्टैट को थ्रू माइंड कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं मैग्नस से ज्यादा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। ये सब कहकर वो भी उसे वैसे ही मैनिपुलेट करता है जैसे लेस्टैट ने कभी ड्यूलैक को किया था। बट लेस्टैट इतना ओबीडिएंट तो था नहीं ना, सो ही रिजेक्ट्स। कुछ दिन तक आर्मांड लेस्टैट का पीछा करता है एंड डिस्कवर्स कि लेस्टैट निकी नाम के इंसान से प्यार करता था। लेस्टैट के बेपरवाह जीवन से आर्मांड के ग्रुप वाले वैम्पायर्स भी काफी इंप्रेस थे क्योंकि लेस्टैट की लाइफ काफी शानदार थी। तो एक शाम आर्मांड लेस्टैट से मिलता है और उससे फाइट करके निकी को अपने डेरे में ले जाता है। आर्मांड बहुत पावरफुल वैम्पायर था एंड ही हैड मोर पावर्स देन लेस्टैट। लेस्टैट निकी को वापस लाने के लिए आर्मांड के डेरे में जाता है और वो कवन के मेंबर्स से कहता है कि गॉड एंड सैटन दोनों ही इंसान के अंदर होता है, तो उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इन सुपरफिशियल रूल्स को मेंटेन करने के चक्कर में। दे कैन लिव फ्रीली एंड द वे दे वांट टू, जस्ट लाइक लेस्टैट। ये सुनकर आर्मांड के कवन के सारे लोग लेस्टैट की बात मानते हैं और पूरे शहर में हैवॉक मचा देते हैं। ऑफ कोर्स इससे काफी सारा डैमेज होता है, इनफैक्ट कई वैम्पायर्स की तो जान भी चली जाती है। तो अब लेस्टैट आर्मांड के पास आता है ताकि वो और भी नॉलेज गेन कर सके, जैसे हवा से आग बनाना, देन टाइम को बेंड करना एंड और भी बहुत कुछ। लेस्टैट अब आर्मांड के साथ ही हैंग आउट करने लगा था और उसने अपने लवर निकी को भी डिच कर दिया था। और ये जो प्लेज के दौरान शिकार करने की टेक्निक है ना, ये भी लेस्टैट के ही दिमाग की उपज थी। लेस्टैट कुछ टाइम तक आर्मांड के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व रहा, बट लेटर वो थिएटर कवन एज वेल एज आर्मांड को छोड़ के चला गया। एंड आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक 150 साल बाद आर्मांड को ड्यूलैक मिला, जिससे अब वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब हम आते हैं क्लॉडिया एंड ड्यूलैक के पेरिस की कहानी में, जहां क्लॉडिया भी कवन में शामिल हो गई थी एंड शी आल्सो वांटेड टू एक्ट ऑन स्टेज। लेकिन इससे पहले कवन के लोग उसे मैनुअल काम करना सिखा रहे थे एंड शी वाज बॉन्डिंग विद एवरीवन। एक रोज वो डिस्कवर करती है कि अगर कोई वैम्पायर कवन के 5 रूल्स को नहीं मानता है तो बाकी वैम्पायर्स मिलके उसे इलेक्ट्रिक बरियल्स में जला देते हैं एज पनिशमेंट। उसी दौरान एक शाम ड्यूलैक और आर्मांड शाम की वॉक पे निकलते हैं और आर्मांड ड्यूलैक से अपनी दिल की बात इजहार करता है। मतलब वो ड्यूलैक से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ड्यूलैक भी थोड़ा खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे लेस्टैट के विजन्स भी आते हैं डिपिक्टिंग कि ही स्टिल थिंक्स अबाउट हिम। ड्यूलैक ये भी कहता है कि मुझे कवन ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मैं पेरिस में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने आया हूँ और मुझे थिएटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब प्रेजेंट में मोलॉय को किसी आरजे नाम के आदमी का टेक्स्ट आता है और मोलॉय किसी तरह इस टेक्स्ट को दोनों वैम्पायर से छिपाता है। देन यहाँ कुछ फाइल्स भी ओपन हो जाते हैं एंड ये सब क्या हो रहा है ये तो हमारे लिए भी सीक्रेट ही था जो कि आगे खुलेगा। खैर, यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहां हम ड्यूलैक और आर्मांड को एक बार के अंदर बहस करते पाते हैं। ये बहस थी अबाउट इविल एंड हाउ टू मेजर इट। और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ड्यूलैक आर्मांड से अपना पास्ट शेयर करता है, यानी कि वो सब बताता है कि कैसे वो लेस्टैट के साथ रिलेशनशिप में था और कैसे उसने लेस्टैट को मार दिया। आर्मांड कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही सब पता था और मैं तो सिर्फ तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रहा था। ये सीन काफी टेंस्ड हो जाता है और ड्यूलैक वहां से उठ के घर जाने लगता है और रास्ते में ही अगेन इनकाउंटर्स लेस्टैट। आई मीन ड्यूलैक अब बहुत ज्यादा हेलुसिनेट करने लग गया था और वो लेस्टैट समझ के किसी और आदमी को पार्क में मार डालता है।
अब उस रात ड्यूलैक और क्लॉडिया भी लेस्टैट के बारे में बात करते हैं एंड देन क्लॉडिया ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक वो कवन ज्वाइन कर रही है एंड देन ड्यूलैक को वहां प्रेजेंट रहने कहती है। ड्यूलैक भी प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं प्रेजेंट रहूंगा, जिसके बाद दोनों सोने जाते हैं। नाउ प्रेजेंट टाइम में मोलॉय के पास एक न्यूज आर्टिकल आता है रिलेटेड टू अ फायर इन थिएटर डेस वैम्पायर्स एंड ही रीड्स इट। लेकिन ये आग कैसे लगी थी ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। नाउ बैक टू ड्यूलैक एंड क्लॉडिया स्टोरी, जहां सैंटियागो अरमांड से कहता है कि पुलिस को एक म्यूटिलेटेड बॉडी मिली थी पार्क में एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये काम ड्यूलैक का था एंड इट इज अगेंस्ट द रूल्स, क्योंकि इससे सारे वैम्पायर्स खतरे में आ सकते हैं। तो हाँ, अब ड्यूलैक को सजा तो मिलनी चाहिए ना। इस पे अरमांड कहता है कि चलो पहले परफॉर्मेंस खत्म किया जाए और सेरेमनी के बाद मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए एज अ लीडर। ये सब थ्रू माइंड चल रहा था बिटवीन सैंटियागो एंड अरमांड। तो परफॉर्मेंस के बाद क्लॉडिया को कवन में शामिल कर लिया जाता है, जहां हम वैम्पायर के 5 लॉज को सुनते हैं। यहाँ अरमांड ड्यूलैक को लेकर ग्राउंड टनल्स होते हुए चलते रहता है और अरमांड ड्यूलैक को कन्फ्रंट करता है एंड ही सेज कि तुमने एक बॉडी पार्क में छोड़ दिया था एंड तुमने सबके सामने हमें एक्सपोज कर दिया है। तुम्हारा ये केयरलेसनेस हमारे लिए खतरा हो सकता है और तुम्हें पता है 5th रूल क्या है? वो ये कि कोई भी वैम्पायर कवन मास्टर के अनुमति के बिना किसी और वैम्पायर को नहीं मार सकता। देखा जाए तो इस रूल को ड्यूलैक एंड क्लॉडिया दोनों ने ब्रेक करा था। अब ड्यूलैक रोते हुए अरमांड से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम क्लॉडिया का ख्याल रखना। बट टू आवर सरप्राइज अरमांड उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि वो तो ड्यूलैक से बहुत प्यार करता था। और मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रूल था कि कवन लीडर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। तो हाँ, अरमांड ये डिसीजन ले सकता था। सो वी कैन से कि ड्यूलैक बच गया और उस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लॉडिया को एक ड्रेस गिफ्ट किया जाता है टू प्ले द रोल ऑफ लिटिल बर्ड इन द न्यू ड्रामा। क्लॉडिया काफी खुश थी क्योंकि वो कवन ज्वाइन कर रही थी, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि उसको एक बच्ची का रोल दिया गया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ 11th एपिसोड, जो कि इस वीडियो की फाइनल एपिसोड है, और यहाँ हम शुरुआत में क्लॉडिया को अपना पहला परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं, जो कि काफी हिट हो जाती है। मतलब क्लॉडिया काफी अच्छी एक्टिंग करी थी और सब लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। इस प्ले में उसका कैरेक्टर बेबी लू का था, जिसे पूरा पेरिस पसंद करता है। तो इसके बाद क्लॉडिया बार बार ये परफॉर्मेंस करने लगती है और ऑल्दो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम परफॉर्मेंस देके अब बोर होने लग गई थी। ऐसे में एक दिन अरमांड उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आज तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इस पर क्लॉडिया कहती है कि मैं एक फियर्स वैम्पायर हूं जो एक बच्चे की बॉडी में ट्रैप्ड है और मैं यहाँ बच्चों वाली एक्टिंग कर रही हूँ, स्माइल करना, खुश रहना, गाना गाना, और ये सब अब मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए इससे बेहतर होगा कि आप मुझे बैक स्टेज का काम दे दो। इसके रिप्लाई में अरमांड गुस्सा हो जाता है और पनिशमेंट के तौर पे ये ऑर्डर किया जाता है कि तुम अब ऑफ स्टेज भी बेबी लू का कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करोगी। मतलब जब तक क्लॉडिया के अंदर अपने एक्टिंग का पैशन वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसी कॉस्ट्यूम में रहेगी। अब सैंटियागो को इससे आपत्ति थी और वो अरमांड से पूछता है कि तुम सिर्फ क्लॉडिया को ही सजा क्यों देते हो? मतलब गलतियां तो ड्यूलैक भी करता है, लेकिन सजा सिर्फ इस बच्ची को ही क्यों दिया जाता है? यहाँ हम समझ पाते हैं कि अरमांड के कवन के जो मोस्ट ऑफ द वैम्पायर्स थे उन्हें ड्यूलैक के कवन में ज्वाइन करने से दिक्कत थी। इनफैक्ट वो लोग जेलस थे कि अरमांड कैसे ऐसे आदमी को, मतलब ड्यूलैक जैसे आदमी को, इतना सर पे चढ़ा के रखा है। अरमांड यहाँ कुछ तो रिप्लाई देने लग जाता है कि ड्यूलैक प्रॉपर प्रिकॉशन लेता है, लेकिन सैंटियागो फाइनली मेन क्वेश्चन पूछ ही लेता है, व्हिच वाज कि क्या तुम दोनों पार्टनर्स हो? और इसके जवाब में अरमांड यस कहता है और ड्यूलैक उसी समय नो कहता है। फिर हम अगले सीन में ये समझ पाते हैं कि ड्यूलैक अरमांड से प्यार तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेस्टैट की मेमोरीज की वजह से रिलेशनशिप को फुल फ्लेजेडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। स्टिल अरमांड उसके साथ रहने का वादा करता है, शोइंग हाउ मच ही लव्स ड्यूलैक। अब प्रेजेंट में मोलॉय इन दोनों वैम्पायर से थिएटर में लगी आग के बारे में पूछता है। इस पे अरमांड क्रॉस क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता कि थिएटर में आग लगी थी, क्योंकि आर्काइव में तो ये जानकारी थी नहीं। इस पे मोलॉय झूठ बोल देता है कि मेरे एक सहकारी ने मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी मोलॉय कुछ कंफ्यूज सा हो जाता है और हम गेस कर पाते हैं कि अरमांड उसके मेमोरीज में घुसकर उसके पास्ट को देख पा रहा था। लेकिन सून इंटरव्यू शुरू हो जाती है। तो अगेन पास्ट में हम क्लॉडिया को फर्नेस रूम में अपने डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं, जो कि उसकी हॉबी थी, लेकिन ऐसा करते हुए सैंटियागो उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वैम्पायर्स का 3rd रूल है कि कोई भी वैम्पायर उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखेगा। इस पे क्लॉडिया कहती है कि ये तो बस उसकी हॉबी है, लेकिन सैंटियागो बताता है कि अरमांड रूल्स का बहुत पक्का है और उसने एक बार एक वैम्पायर को जला दिया था जस्ट बिकॉज उसने उसकी मर्जी के बिना किसी मॉर्टल को वैम्पायर बनाया था। ये सुनते क्लॉडिया अपने डायरी को फेंक देती है और सैंटियागो कहता है कि कोई बात नहीं, ये हमारे बीच का सीक्रेट रहेगा। खैर तो आगे क्लॉडिया सड़कों पे घूम घूम कर थिएटर के एडवर्टाइजमेंट को बांटती थी और वो उस लेडी से भी मिलती है जिससे उसने एक सिल्क ड्रेस खरीदी थी। उसे अपना प्ले देखने इनवाइट भी करती है और उसी रात पूरा कवन एंड ड्यूलैक मिलकर डिनर करने जाते हैं। तो वहां सैंटियागो ड्यूलैक से बहस करते हुए ये पता लगा लेता है कि वो शिकागो से नहीं बल्कि न्यू ऑर्लिन्स से है। ड्यूलैक बहुत गुस्सा हो जाता है एंड ऑलमोस्ट दोनों में हाथापाई हो जाती है। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि सैंटियागो और ड्यूलैक की अब बिल्कुल भी नहीं बन रही। नाउ वी
टॉक अबाउट ड्यूलैक, वो अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहता था, लेकिन उसे पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मोलॉय भी उसके पिक्चर्स को देखता है, लेकिन टू ड्यूलैक सरप्राइज उसके खींची हुई फोटोज की जगह कई और फेमस आर्टिस्ट के फोटोग्राफ्स थे। अब मोलॉय कुछ सोचता है इससे पहले अरमांड उसके मेमोरीज में घुस जाता है और हम एक लड़की की झलकियां देख पाते हैं who was wrapped in plastic and probably she was dead। शायद ये इंडिकेशन था कि मोलॉय के पास्ट में भी कुछ खतरनाक तो जरूर हुआ था। खैर, अब अरमांड एंड ड्यूलैक पेरिस के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां अरमांड उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरा मेकर एक महान आर्टिस्ट था नेम्ड मॉरियस डी रोमानस। वो एक पेंटिंग के माध्यम से अपनी कहानी बताता है कि उसका नाम अरुण था और उसको 15 साल की उम्र में एक ब्रॉथल से रेस्क्यू किया गया था। उसके पेरेंट्स इतने क्रूर थे कि उन्होंने अरुण को दिल्ली के एक मर्चेंट बोट में बेच दिया था एज स्लेव। तब उसी बोट से उसके मेकर ने उसे बचाया और उसका न्यू नाम रख दिया अमेडियो। उसका मेकर एक अच्छा आदमी था एंड इवन आफ्टर बीइंग ए वैम्पायर वो अरमांड को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। अरमांड उसे पूरी तरह से सर्व करता था, लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो गई और उसके मास्टर ने शायद उसे सेव करने के लिए उसे वैम्पायर में तब्दील किया। फिर रोम के कवन ने उसका नाम अरमांड रखा और उसके बाद रोम के कवन ने उसके मेकर के स्टूडियो में आग लगा दी और उसके मास्टर को भी जला दिया। इसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे पेरिस भेज दिया टू रूल ओवर द कवन, जो मैग्नस का हुआ करता था। और दोस्तों, आपको याद है ना कि मैग्नस लेस्टैट का मेकर था। तो ऐसे हुई पूरी साइकिल कंप्लीट। अब आपको सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी। खैर, तो इसके बाद हम क्लॉडिया को उस लेडी की दुकान में देखते हैं जहां वो एक न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी और अब वो लेडी क्लॉडिया की दोस्त भी बन गई थी। दोनों अपना दुख बांटते हैं। हालांकि क्लॉडिया ये तो नहीं बता सकती थी कि शी इज अ वैम्पायर, ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के लिए सिंपैथाइज जरूर करते हैं। तभी अरमांड आकर क्लॉडिया को वहां से ले जाता है और वो क्लॉडिया को डांटता है एंड कहता है कि तुम दोस्ती वगैरह मत रखो उससे। लेकिन क्लॉडिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें भी पता है कवन के लोग अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, तभी तुम खुद भी ड्यूलैक के पास जाते हो, लेकिन तुम हमें बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हो। इस पर अरमांड कहता है कि तुमने अपने मेकर के साथ जो किया था उससे तो बेटर ही मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। ये सुन के क्लॉडिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो अरमांड को सब पता था और सैंटियागो भी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसे अरमांड पकड़ लेता है एंड पब्लिकली थ्रेटन करता है। अब घर आकर क्लॉडिया ड्यूलैक से झगड़ती है, सेइंग कि तुम्ही ने उसे सब कुछ बताया होगा और तुम बार बार मुझसे ऊपर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो। इस झगड़े के बाद ड्यूलैक वॉक करने बाहर निकल जाता है और अपने साथ वो लेस्टैट की भी यादों को ले जाता है। वो तो हमेशा लेस्टैट को साथ ही देखता था ना, तो वो डिसाइड करता है कि आज इस रात के बाद वो लेस्टैट की यादों से मूव ऑन करेगा और अपना लाइफ अरमांड के साथ ही बिताएगा। उसने पार्क में अरमांड को ही बुलाया था और उससे कवन के बारे में बात करता है और हमें पता चलता है कि सैंटियागो अरमांड से जेलस था और वो अब कवन का लीडर बनना चाहता था। लेकिन अरमांड को किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ ड्यूलैक से मतलब था, क्योंकि वो ट्रूली ड्यूलैक से बेहद प्यार करता था। और ड्यूलैक को ऑप्शन भी देता है कि तुम पेरिस छोड़ के सबसे दूर जा सकते हो, लेकिन ड्यूलैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और पेरिस में ही रहूंगा। ड्यूलैक सजेस्ट करता है कि सैंटियागो को कवन लीडर बना दो और उसे फेल होते हुए देखो, या तुम एटलीस्ट उसके इनकॉम्पिटेंसी को सबके सामने ले आओ। यहाँ अरमांड वाज वेरी क्लियर कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूलैक ही चाहिए था और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूलैक घर से निकला था पार्क की तरफ, तब सैंटियागो उसके फ्लैट में घुस गया था ताकि वो ड्यूलैक के पास्ट के बारे में सर्च कर सके और उसके हाथ लग जाती है क्लॉडिया की वो सारी डायरीज जिसमें लेस्टैट के बारे में सब कुछ लिखा था। डायरी हाथ लगने पे सैंटियागो खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि सैंटियागो अब अरमांड को कवन लीडर के पोजीशन से तो हटाएगा ही, साथ ही वो ड्यूलैक के साथ भी कुछ बुरा करेगा। तो यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मोलॉय रोम कवन के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ हम 1973 के इंटरव्यू की भी कुछ झलक देख पाते हैं और मोलॉय कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे अपने लैपटॉप में अपने नेम से भी एक फोल्डर मिलता है जहां कुछ फोटोग्राफ्स थी। देन वहां कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, लेकिन हम व्यूअर्स इसका मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते।